नमस्कार दोस्तों। आरपीसी ने क्या पूछा है और आरपीसी क्या पूछ सकता है, इसमें आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इंटीग्रेशन यानी समाकलन। समाकलन में देखिए दो समाकलन शामिल होते हैं, एक है निश्चित और एक है अनिश्चित। ठीक है, दोनों को ही हम साथ में कवर करने वाले हैं, निश्चित और अनिश्चित समाकलन। इसके लिए मैं आपको बिल्कुल ये कहूँगा कि आप सीधा सीधा एनसीईआरटी के बुक्स पढ़िए, आरबीएससी की जो 2009 से पहले की जो बुक्स है वो पढ़िए। आपके काफ़ी सवाल जो इंटीग्रेशन के हैं वो कवर हो जाते हैं। थोड़ा सा आप पुराने सालों के जो पेपर आए हुए हैं, आरपीएससी के पेपर निकाल लीजिए, यूपी में, हरियाणा में या आसपास में नवोदय है, केवीएस है, इनके जो पेपर आए हुए हैं उनमें जो समाकलन आया है उनको निकाल लीजिए। आपके इंटीग्रेशन के क्वेश्चन लगभग कवर हो जाते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा जो क्वेश्चन उम्मीद करता हूँ कि जो पेपर में पूछे जाएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम जो है, और ये मिनिमम भी मान सकते हैं आप, क्योंकि 3 क्वेश्चन तो बनते बनते, क्योंकि अच्छा टॉपिक है, लंबा टॉपिक है, लेंदी है, बहुत कुछ है इसके अंदर, तो 3 क्वेश्चन बनते हैं। कई बार खुश हो जाए अगर एग्जामिनर तो 5 तक भी जा सकता है। खुश हो गया, बहुत लगा कि भाई समाकलन चलो डालते हैं और डालते हैं, तो 5 तक क्वेश्चन जा सकते हैं। तो 3 से 5 के आसपास का ये टॉपिक रहता है। और नॉर्मली कई बार मतलब एकदम ही ये नाराज हो जाए कि नहीं डालना, तो फिर समाकलन को क्या करता है कि और टॉपिकों के साथ मिक्स करके डाल देता है। समाकलन तो डालना ही है, समाकलन को किसी और टॉपिक के साथ, जैसे अवकलन और समाकलन को मिक्स करके डाल दिया। अब उस सवाल को आप अवकलन में काउंट करेंगे कि समाकलन में? अभी आप पुराने सालों के पेपर के सॉल्यूशन देखेंगे, वहाँ देखेंगे मैट्रिक्स के साथ भी मिक्स कर दिया समाकलन को। तो समाकलन तो भरा पड़ा है, तो जरूरी नहीं कि डायरेक्ट ही समाकलन के सवाल ही वो पकड़ा है जो 12th वाले, कई और जगह भी समाकलन मिक्स करके डाल सकते हैं। तो ये चलता है ना, नॉर्मली 3 क्वेश्चन की जगह बनती है। और 3 क्वेश्चन में क्या है, 3 चीज़ें, निश्चित समाकलन, अनिश्चित समाकलन और अनंत योग। अनंत योग एक टॉपिक है, अनंत योग, जिसमें से एक सवाल होता है, बहुत इजी टॉपिक है, बहुत इजी टॉपिक है, जिसका नाम है अनंत योग। उसमें आपको एक सीरीज दी गई होता है और उसका जोड़ करना होता है, एक श्रेणी दी गई होती है जो अनंत तक जाती है, उसका जोड़ करना होता है। जैसे फॉर एग्जांपल इस तरीके से, r बराबर 1 से लेकर n तक r/n², इस सीरीज का जोड़ कीजिए। इस तरह की अनंत श्रेणी होती है जिसका योग करना पड़ता है। इसका योग समाकलन की सहायता से बड़े ही आसानी से हो जाता है। ऐसा एक क्वेश्चन आरपीएससी हर बार पूछती है, एक क्वेश्चन, और आपको सिर्फ थोड़ा सा पढ़ना है। एक्चुअली एनसीईआरटी में तो ये टॉपिक है ही नहीं। आपको आरबीएससी की 2009 की जो बुक्स है पुराने वाले, उनमें आपको ये प्रश्नावली शायद 6 प्रश्नावली या 7 प्रश्नावली, 6ठी या 7वीं प्रश्नावली में आपको ये मिलेगा। 6ठी आरबीएससी की पुरानी बुक्स के अंदर 6ठी 6.1 है या 7.1 है, वहाँ आपको ये एक्स क्वेश्चन मिलते हैं। या तो आप वहाँ से पढ़ लीजिए, या फिर आप एसआर सैनी की जो बुक है वहाँ से इनको पढ़ सकते हैं, इन क्वेश्चनों को। यहाँ से आपको एक क्वेश्चन जो है वो पेपर में मिलता है, यहाँ से एक क्वेश्चन आपको पेपर में मिलता है, तो आप इसका फ़ायदा उठाइए। ये एक क्वेश्चन कर लीजिए। ये इसका समाकलन बहुत छोटा सा होता है, बस r/n² या r/n को x मानना, 1/n को dx मानना, बस इतना सा ही क्वेश्चन है ये, और चुटकी में हो जाता है, ये क्वेश्चन बन जाता है आपका। तो ये आप एक क्वेश्चन उठा लें। एक क्वेश्चन जो आरपीएससी को समाकलन में बहुत पसंद है वो है महत्तम पूर्णांक फलन। महत्तम पूर्णांक फलन आरपीएससी के पुराने पेपर आप उठाएंगे तो आपको सजेस्ट होगा कि महत्तम पूर्णांक फलन आरपीएससी को बहुत पसंद है, महत्तम पूर्णांक बहुत पसंद है। लेकिन महत्तम पूर्णांक वाले क्वेश्चन को आप सीधे सीधे नहीं कर सकते। महत्तम पूर्णांक और एक मोड तो लगभग बहुत रेयर ही पूछा गया, लेकिन महत्तम पूर्णांक तो बहुत बार पूछा गया। महत्तम पूर्णांक को क्या करता है, घुमा घुमा के पूछता है। कभी x² महत्तम पूर्णांक दे देगा, कभी x का स्क्वायर बाहर रख लेगा महत्तम पूर्णांक से। तो इस तरीके से घुमा घुमा के क्वेश्चन जो है वो पूछता है। कभी x-1 कर देगा, कभी 1 - x कर देगा, और फिर आपसे समाकलन करवाएगा। तो महत्तम पूर्णांक की जो समझ है वो आप विकसित करिए, उसको पढ़िए महत्तम पूर्णांक को। यहाँ से आपको ये क्वेश्चन महत्तम पूर्णांक का मिलता है। तो महत्तम पूर्णांक बहुत पसंद है आरपीएससी को, क्वेश्चन पूछता है। देखिए आप पुराने क्वेश्चन देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि 3-4 क्वेश्चन अब तक जितने परीक्षा हुई है उसमें लगभग एक क्वेश्चन इसने डाला है महत्तम पूर्णांक का। तो जगह है महत्तम पूर्णांक के लिए दोबारा भी पूछे जाने की। तो महत्तम पूर्णांक फेवरेट टॉपिक रहता है। उसके अलावा एक होता है प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन। ये तो आरपीएससी हर पेपर में डाला है, हर पेपर में प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन, प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन मानने वाला। लेकिन इतना नहीं, इतना आसान नहीं। ऐसा नहीं हो कि बस जाके सीधा टी माना dt में आ गया, ना ना ना, ऐसा नहीं। घुमा के, कौन पकड़ा, लेकिन घुमा के पकड़ता आता। प्रतिस्थापन का एक क्वेश्चन पक्का है, पक्का डेफिनेटली। अगर समाकलन क्वेश्चन है तो प्रतिस्थापन का पक्का है। प्रतिस्थापन टी मानने वाला, लेकिन टी को घुमा के, ऐसे घुमा के रखा है कि पहले आप थोड़ा बहुत सॉल्व करिए, तब जाके कुछ बनेगा, उसको टी मानेंगे तब जाके वो सॉल्व होगा। मतलब सीधा नहीं होगा कि ऐसे क्वेश्चन दिख रहा है, यहाँ से उठाया, इसको टी मान लिया, ऐसे हो गया। नहीं, इतना ईजी क्वेश्चन नहीं बनाया, थोड़ा सा घुमाया। हो सकता है इस बार पेपर इजी बने तो एकदम सीधा भी देखने लग जाएगी, भाई इसको टी मानो, आंसर आ जाएगा, हो सकता है। लेकिन अब तक जो पुराने वाले में पूछा गया वहाँ थोड़ा सा हल्का सा इधर उधर कॉमन वॉमन लेने के बाद जो आता है उसको टी मानना होता है। तो ये प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन की जो प्रश्नावली है उसको आप आरबीएससी से, उसको आप एसआर सैनी से, उसको आप एनसीईआरटी से, तीनों जगह से कर लीजिए। एक क्वेश्चन आपको यहाँ से मिल जाएगा, ठीक है।
एक और है, वो है गुणधर्म, गुणधर्म द्वारा समाकलन, इंटीग्रेशन बाय प्रॉपर्टीज, गुणधर्म द्वारा समाकलन। ये भी, इस पे भी ये क्वेश्चन बनता ही बनता है, बहुत बार बना हुआ है गुणधर्म। और गुणधर्म भी बेटा एक ही है, एक ही गुणधर्म है जिसके पीछे आरपीएससी हाथ धो के पड़ा हुआ, वो है एक्स की जगह ए प्लस बी माइनस एक्स रखने पर। बस ये गुणधर्म द्वारा समाकलन, इसके लिए आप जाएँ तो एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 7.11 है, उसको पढ़ लीजिए। 7.11 जो है वो गुणधर्म पर आधारित एक्सरसाइज है। आरबीएससी के अंदर जाएंगे तो शायद 6 की एक्सरसाइज है, वो गुणधर्म पर आधारित एक्सरसाइज है। एसआर सेनी में भी आपको गुणधर्म के सवाल मिल जाएंगे, वो कर लीजिए। पुराने पेपर में से करना चाहें वहाँ से कर लीजिए। बस आप थोड़ा सा इसको पकड़ बना लीजिए, इस गुणधर्म के ऊपर एक क्वेश्चन ये आपको देता है। तो देखो, महत्तम पूर्णांक फलन ज़्यादातर पूछा गया, हमेशा पूछा गया, ये नहीं कह रहा हूँ मैं, थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ अपना पॉइंट कि महत्तम पूर्णांक ज़्यादातर पूछा गया। अभी आप पुराने साल के पेपर देखेंगे, उसमें देखिए महत्तम पूर्णांक के क्वेश्चन 3 या 4 बार पूछे गए। तो इतनी बार ही 5 बार पेपर हुए, 5 या 6 बार, उसमें से 3 या 4 बार पूछा जा रहा है, तो ज़्यादा बार ही पूछा गया। प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन हमेशा ही पूछा गया, हमेशा जब भी वो 3-4 क्वेश्चन बनाता है तो एक प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन का होता ही होता है। क्योंकि मैंने जैसे बताया कि एक निश्चित का सवाल आएगा, एक अनिश्चित का सवाल आएगा और एक अनंत योग का आएगा। तो अनंत योग का सवाल आपको मिलना ही मिलना है, ये तो पक्का गांठ ही बांध लीजिए। एक क्वेश्चन आपको यहाँ से मिलना ही मिलना है, ठीक है। एक क्वेश्चन आपको यहाँ से मिलना ही मिलना है अनिश्चित से, और एक आपको निश्चित समाकलन से मिलना ही मिलना है। बस ये 3 क्वेश्चन है, ये 3 क्वेश्चन पकड़िए। मैं देखिए, समाकलन बहुत बहुत बड़ा है, आपने पढ़ा है, आपको पता है, बहुत सी वैरायटी है समाकलन के अंदर। मैं वैरायटी छांट के दे रहा हूँ आपको, ताकि कम समय में आप ज़्यादा अंक अर्जित कर सकें। जाके योग वाले क्वेश्चन कर लीजिए, कहीं से भी कर लीजिए। चलिए छोड़िए, आप आरबीएससी की बुक से उठाइए, वहाँ से कर लीजिए, या फिर आरबीएससी की बुक्स आपके पास नहीं है तो एसआर सेनी से कर लीजिए। ये जो योग वाले सवाल है इनको कर लीजिए, ठीक है। प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन जिस बुक से आप करना चाहें उस बुक से कर लीजिए, बस कर लीजिए एक बार। और एक गुणधर्म द्वारा जो समाकलन है, जिसमें एक्स की जगह ए प्लस बी माइनस एक्स रख के सॉल्व किया जाता है, उनको कर लीजिए। ये 3 क्वेश्चन कर लीजिए, पेपर में लगभग चांसेस है कि आपको ये मिल जाएंगे, और आपको समाकलन का जो इतना बड़ा हिस्सा है वो माथापच्ची नहीं करनी पड़ेगी। तो चलिए, उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरा आइडिया समझ में आ गया होगा। देखिए, एक चीज़ और यहाँ देखिए कि यहाँ थोड़ा सा एक सजेशन दे देता हूँ। समाकलन के सवाल बड़े टेढ़े भी आते हैं, टेढ़े भी आते हैं। अगर सवाल का पहला हिस्सा भी अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो सवाल के हाथ मत लगाइएगा, वरना सच कह रहा हूँ, हॉल से बाहर निकलने के बाद में बहुत रिग्रेट होगा कि ये सवाल मैंने छुआ ही क्यों। ऐसे सवालों, कई बार होता है ना कि गलत सवालों को आपने छू लिया, अब आप उसको निकाल रहे हैं, कई देर फंस गए, 5-10 मिनट बाद दिमाग खराब करने के बाद पता चला कि मुझसे नहीं होगा, पूरा पेपर आपके रेंज से बाहर गया, पूरा पेपर आपके कंट्रोल से बाहर गया। ऐसी बेवकूफ़ी बिल्कुल ना करें। समाकलन एक ट्रैप होता है, जाल होता है जो फंसाता है। सवाल देखिए, समझ में आया तो अटैम्प्ट करिए, नहीं समझ में आया तो स्किप करके आगे बढ़ जाइएगा। अगर सवाल टेढ़ा आया तो आप चाहे कुछ भी कर लीजिए, आप नहीं कर पाएंगे। अगर टेढ़ा आया तो आप कुछ भी कर लीजिए, समाकलन नहीं बैठेगा। समाकलन में इतनी वैरायटी है कि नहीं बैठता है। इवन आप जब करवा के अपने टीचर के पास भी लाएंगे तो भी वो भी 3-4 घंटे लेगा समझने के लिए कि बीच में क्या मानूं, किसको मानूं, क्या करूं। सवाल ऐसे ऐसे आते हैं, आप देख लीजिए। अगर नहीं यकीन है तो आईआईटी एडवांस के क्वेश्चन को उठा के देखिए। कई बार प्रतिस्थापन के सवाल होते, टी मानना होता है, लेकिन घंटों घंटों लग जाते हैं ये समझने के लिए टी मानूं किसको। तो इतना ऐसे नहीं होता है। तो ध्यान रखिएगा, समाकलन बहुत टेढ़ा टॉपिक है, तो आप तो बस फेस पकड़ के बैठ जाइए, इसमें कोई टेढ़ापन नहीं आएगा। ये एकदम सीधे सीधे नाक की सीध वाले क्वेश्चन है। गुणधर्म वाले क्वेश्चन भी नाक की सीध वाले क्वेश्चन है। बस ये प्रतिस्थापन वाले ये थोड़े भाई साहब टेढ़े हो सकते हैं, ये थोड़े टेढ़े हो सकते हैं। महत्तम पूर्णांक वाला आएगा तो अगर आपको महत्तम पूर्णांक समझ में आता है कि महत्तम पूर्णांक एक्चुअली होता क्या है तो आप कर पाएंगे। नहीं समझ में आता है तो आप वो रट नहीं सकते, क्योंकि आप रट के जाएंगे महत्तम पूर्णांक एक्स को, वहाँ मिलेगा महत्तम पूर्णांक एक्स स्क्वायर, वहाँ मिलेगा महत्तम पूर्णांक एक्स का स्क्वायर, वहाँ मिलेगा एक्स माइनस 1, वहाँ मिलेगा वहाँ 1 माइनस 1। कितने रट के जाएंगे, कौन से रूप को रट के जाएंगे। मान लीजिए आपने ये सारे रट भी लिए, पेपर में मिला महत्तम पूर्णांक 2x, आ जाइए, पेपर में मिला महत्तम पूर्णांक 2x माइनस 1, रटा हुआ कुछ काम नहीं आने वाला आपके। और अभी तो लिमिट की तो बात ही नहीं कर रहा हूँ, लिमिट तो मैंने चेंज ही नहीं किया, वो चेंज होगी तो और चेंज हो जाएगा। तो रट के नहीं जा सकते, समझ के जाइए। महत्तम पूर्णांक मैंने एक अलग से कोर्स बनाया था, अलग से जो है वो टॉपिक, महत्तम पूर्णांक का टॉपिक मैंने अलग से इसीलिए बच्चों को पढ़ाया था, क्योंकि मुझे पता है महत्तम पूर्णांक का एक क्वेश्चन आरपीएससी पूछता है। और यहाँ तक ही नहीं पूछता, बल्कि फलन का जो टॉपिक है उसमें भी महत्तम पूर्णांक पूछता है, यहाँ पे भी महत्तम पूर्णांक पूछता है, अवकलन में भी महत्तम पूर्णांक आता है। तो महत्तम पूर्णांक कई जगह आता है। वैसे महत्तम पूर्णांक डायरेक्टली टॉपिक नहीं है आरपीएससी का, लेकिन महत्तम पूर्णांक जो है उस पर क्वेश्चन बना के किसी न किसी के अंदर पूछता है, चाहे वो समाकलन हो, चाहे वो अवकलन हो, और चाहे वो लिमिट हो। इनके अंदर ये क्वेश्चन बनता है महत्तम पूर्णांक का। तो इसलिए महत्तम पूर्णांक अगर आपको समझ में आ गया तो 3 जगह पे जहाँ जहाँ वो आएगा वहाँ का क्वेश्चन भी समझ में आ जाएगा। वरना समाकलन समझ में आ रहा है लेकिन महत्तम पूर्णांक नहीं समझ में आ रहा, तो समाकलन क्या कर लेगा, अकेला समाकलन क्या कर लेगा। तो ये प्रॉब्लम आपको आएगी। तो महत्तम पूर्णांक पे थोड़ा सा अपने सर को, अपने टीचर को कहिए महत्तम पूर्णांक थोड़ा क्लियर कर दे,
और फिर इस क्वेश्चन को ताकि आप अटेम्प्ट कर पाएं। और प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन कीजिए, गुणधर्म द्वारा समाकलन कीजिए एक, और एक आप ये योग वाला कीजिए। इतना करते ही आपका काम हो जाएगा। दूसरा, उलझना बिल्कुल भी नहीं है। समाकलन का सवाल फर्स्ट स्टेप में समझ में आता है तो ठीक है, वरना छोड़िए और आगे बढ़िए। अटकिएगा मत, वरना बहुत धोखा खाएंगे। चलिए, उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक आप क्लियर हो गया कि इंटीग्रेशन में क्या पूछता है। और आप पुराने साल के क्वेश्चन देखिए ताकि आपका जो क्लियरिटी जो मैंने समझा है वो और क्लियर हो सके कि मैं क्या बताना चाहता हूँ। ठीक है, चलिए समाकलन के जो क्वेश्चन है वो करने जा रहे हैं। तो एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, समाकलन में मैं दोनों प्रकार के समाकलन कवर कर रहा हूँ, निश्चित और अनिश्चित। ऐसा नहीं कि केवल अनिश्चित कवर कर रहा हूँ, दोनों ही प्रकार के जो है, जो पहले प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चन है वो दोनों ही कवर कर रहा हूँ, चाहे वो निश्चित हो चाहे वो अनिश्चित हो। इसमें एक और वैरायटी आती है, वो है अनंत योग। एक और वैरायटी आती है अनंत योग, वो जो कि समाकलन की सहायता से होता है। एक हमें जो है सीरीज दी गई होती है, एक श्रेणी दी गई होती है, उस श्रेणी का हमें योग करना होता है समाकलन का उपयोग करते हुए, जिसे हम अनंत योग कहते हैं या सीमा के रूप में अनंत योग कहते हैं। तो वो भी हम करेंगे। तो 3 प्रकार के क्वेश्चन यहाँ आपको मिलेंगे, निश्चित, अनिश्चित समाकलन और फिर अनंत योग। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। आइए, ये सबसे पहला क्वेश्चन 2011 का है, देखिए इसको ध्यान से। ये क्वेश्चन बड़े ही सिंपल होते हैं, ये योग वाले क्वेश्चन आपको दिख रहे हैं, यहाँ लिमिट लगी हुई है, सिग्मा लगा हुआ है, सिग्मा का मतलब योग, ये अनंत सीमा है, अनंत सीमा का योग। ठीक है, तो इन क्वेश्चनों को आप समाकलन की सहायता से करते हैं। करना क्या होता है इन क्वेश्चनों में कि आप यहाँ से n कॉमन निकाल लीजिए। जैसे आप n कॉमन निकालेंगे हो जाएगा 1 + r/n, और आपका n कॉमन आ गया 1/n हो गया। अब जो सिग्मा है वो आपका समाकलन बन जाता है, सिग्मा जो है वो आपका समाकलन बन जाता है। तो सिग्मा की जगह समाकलन लगा देंगे। जो आपका 1/n होता है वो आपका dx बन जाता है, ये आपका dx बन गया। ठीक है, जो r/n होता है वो आपका x बन जाता है। ध्यान दीजिएगा, ये आपका dx बन जाता है, ये आपका x बन जाता है। अब ये हो गया 1/1 + x। हर चीज़ देखिए कुछ ना कुछ बन रही है, हर चीज़ कुछ ना कुछ बन रही है। तो r/n जो है वो x बन रहा है, 1/n dx बन रहा है, जो सिग्मा है वो समाकलन बन रहा है। लिमिट भी बनेगी, लिमिट बनेगी, लिमिट बनेगी। ये होगी आपकी a और b। a और b जो है वो आपका यहाँ से निकलेगा। देखिए आपका x कौन था, r/n था, सही था, और n कौन है, टेंड्स टू इन्फिनिटी है। तो आप पहले r का मान कितना है, r का मान है 1, r का मान 1 लिया, 1/n, n अनंत है तो 1/अनंत, 1/अनंत यानी 0, तो ये लिमिट होगी 0। अगली लिमिट अगला आपका r कितना है, अगला r है आपका 2n। पहले देखिए, पहले r था 1, अब है r 2n, तो 2n आप रखेंगे यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 2n/n, n से n कट गया बराबर 2। इस बार n का मान रखने की जरूरत ही नहीं पड़ी क्योंकि n कट गया, तो आ गया 2 हो गया। अब ये बन गया आपका पूरा समाकलन। अब जैसे आप समाकलन करते हैं वैसे आपको करना है। ये हो गया log 1 + x। ठीक है, x = 0, इसमें लोअर लिमिट रख दीजिए, अपर लिमिट रख दीजिए। पहले अपर लिमिट आ जाएगी तो log 2 - log 1, log 1 की वैल्यू 0 होती है, तो आपके पास बच गया log 2, ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, समझ में आ गया, ये क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो है आपका sin x - sin x - अल्फा dx, ये इसका समाकलन बताया गया। तो बताइए a और b क्या है। ठीक है, इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको मानना पड़ेगा। सबसे पहले आप x - अल्फा से स्टार्ट कीजिए। माना x - अल्फा, ये देखिए ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। अगर आप एनसीईआरटी की बुक खोलेंगे तो आपको एग्जाम्पल में ये मिल जाएगा x - अल्फा। क्योंकि जैसे कि मैं हमेशा कहता हूँ कि आरबीएससी के पास 3-4 बुक्स है जो स्टैंडर्ड्स है, वो जिसके अंदर से क्वेश्चन उठाता है। नॉर्मली आप देखेंगे 3 जगह कौन सी है, पहली जगह है एनसीईआरटी की बुक्स, दूसरी है आरबीएससी की बुक्स, तीसरी है पुराने क्वेश्चंस, चाहे वो यूपी में आए हो, चाहे हरियाणा में आए हो, चाहे आईआईटी में आए हो, उन्हीं क्वेश्चनों को उठा लेते हैं। तीनों स्टैंडर्ड जगह हैं जहाँ से आराम से क्वेश्चन भी उठ सकते हैं और वैलिडिटी भी बनी रहती है कि भाई किसी कॉपी नहीं किया। आज आप एनसीईआरटी के क्वेश्चन को उठाएंगे तो कोई नहीं कहेगा कॉपी किया, आरबीसी क्वेश्चन उठाएंगे तो कोई नहीं कहेगा कॉपी किया, पुराने आईआईटी के क्वेश्चन उठाएंगे तो कोई नहीं कहेगा कॉपी किया। हाँ, अगर आप किसी पर्टिकुलर बुक से उठा लेंगे तो कोचिंग वाला हाहाकार मचा देगा, देखिए मेरी किताब में से क्वेश्चन आए, देखिए मेरी किताब में से क्वेश्चन आए। तो यहाँ से आप अवकलन कर दीजिए, dx = dt आ जाएगा। समाकलन x की जगह x का मान निकाल लीजिए अल्फा प्लस टी या t + अल्फा बट्टा x - अल्फा की जगह t आ गया, नीचे sin t आ गया और dt ऊपर खोल दीजिए। sin a + b का सूत्र लगा दीजिए, sin a cos b cos a sin b
बट्टा साइन टी डी टी, अलग अलग कर दीजिए, समाकलन कर दीजिए, साइन से साइन कट गया, कोस अल्फा बाहर आ गया क्योंकि नियतांक है, कोस अल्फा बाहर, टी का डी टी का टी प्लस, यहाँ जब अलग अलग करेंगे तो कॉस टी बटा साइन टी कॉट टी बन गया, साइन अल्फा बाहर और कॉट टी का हो जाता है लॉग साइन टी प्लस समाकलन नियतांक सी। ठीक है, अब हमने टी का जो मान है वो रख दीजिए, टी का मान है आपका एक्स माइनस अल्फा प्लस साइन अल्फा लॉग साइन टी प्लस सी। ठीक है, अब आपको बस कंपैरिजन करना है, जो x के आगे है वो a है, x का गुणांक ये है, हमारे x का गुणांक है कोस अल्फा, तो a बराबर हो गया कोस अल्फा, a बराबर कोस अल्फा। b कौन है, जो आपका साइन x माइनस अल्फा है, सॉरी मैंने t का मान यहाँ नहीं रखा, t की जगह x माइनस अल्फा, लोग साइन x माइनस अल्फा का जो गुणांक है वो b है, तो हमारा b कितना हुआ, लोग साइन x माइनस अल्फा का गुणांक है साइन अल्फा, तो b बराबर हुआ साइन अल्फा, a बराबर कोस अल्फा, b बराबर साइन अल्फा, a बराबर कॉस अल्फा, b बराबर साइन अल्फा, ये आपका b आ गया। ठीक है, चलिए अगले पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, 1/x की पावर 4 - 1 dx। अब यहाँ से जो x की पावर 4 है इसको आप बाहर निकाल लीजिए। देखिए ऐसे क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं, बहुत पूछे जाते हैं ऐसे क्वेश्चन। इन क्वेश्चनों में क्या होता है, होता प्रतिस्थापन ही है, होता प्रतिस्थापन है, लेकिन ट्रिक से आपको ट्रिक अपनानी पड़ती है कि भाई प्रतिस्थापन, इसमें देखिए आप किसी को सीधा मानेंगे कुछ नहीं होने वाला, सीधा मान लीजिए कोई समाकलन नहीं होने वाला, यहाँ पे थोड़ा सा टेढ़ा करना पड़ता है। टेढ़ा क्या, देखिए x की पावर 4 जो है वो मैं कॉमन निकाल रहा हूँ, कॉमन निकालते ही क्वेश्चन का क्या होगा, जैसे आप 4 कॉमन है ही नहीं लेकिन निकाल रहे हैं, जबरदस्ती निकाले, जबरदस्ती निकालेंगे तो x की पावर 4 बाहर आके एक पावर बाहर और खड़ी है तो 5 पावर होगी, अंदर हो गया 1 - 1 बटा में x की पावर 4, क्योंकि 4 की पावर कॉमन था ही नहीं, कॉमन था नहीं और जबरदस्ती कॉमन लिया तो बट्टे में आएगा, बट्टे में आ गया, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, हमें यही चाहिए था। ये जो है इसे आप ब्रैकेट को t मान लीजिए, ये t माना, एक का अवकलन हुआ 0, x की पावर 4 ऊपर जाके x की पावर -4 हो गया, इसका अवकलन होगा तो -4 आगे आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस 4 बटा x की पावर 5 हो जाएगा, क्योंकि -4 आ गया है, -4 -1 हो जाएगा, पावर अवकलन के दौरान एक पावर कम होगी तो -5 हो जाएगी, नीचे आके +5 हो जाएगी, तो ये dx बराबर dt। ये 4 हमें नहीं चाहिए क्योंकि हमें सिर्फ 1/x की पावर 5 चाहिए, तो 4 को आप उधर भेज दीजिए, 1/x की पावर 5 और dx बराबर dt/4, ये dt/4 आप अपने सवाल में रख दीजिए, 1/4 आपका बाहर आ जाएगा, 1/x की पावर 5 और dx की dt/4 आ गया, 4 को बाहर रख लिया, ये t हो गया और ये बन गया 1/4 log t प्लस समाकलन नियतांक c। t का मान रख दीजिए, t का मान है ये वाला, x की पावर 4 - 1 बट लघुत्तम लेके लिख दीजिए चाहे, तो हो जाएगा 1/4 log x की पावर 4 -1, ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 थोड़ा सा अलग है, थोड़ा डिफरेंट है, अलग तरीके से सोचना पड़ेगा आपको इसके बारे में। ऐसा क्वेश्चन भी एनसीईआरटी का ही है, ऐसा नहीं है कि कोई एनसीईआरटी से बाहर है, एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है ये। अधिकतर क्वेश्चन आप देख रहे होंगे ये एनसीईआरटी के, एनसीईआरटी में नहीं है तो आरबीएससी में। कोई बहुत जटिल टाइप का जो समाकलन है वो आपको यहाँ देखने को नहीं मिलेगा। करना क्या है, थोड़ा सा ट्रिक अपनानी है, आपको उसको लिखने का तरीका बदलना है। ऊपर है x - 1, ऊपर आप x + 1 कर दीजिए और माइनस का 2 कर दीजिए, इससे आपका बैलेंस बना रहेगा। और ये हो गया dx, ब्रैकेट्स खोल दीजिए, कुछ कटेगा कटने दीजिए, ये हो गया 1/x + 1 की होल क्यूब प्लस -2 बटा माइनस का 2 साथ रख लिया, बटा x प्लस, अच्छा एक पावर कट चुकी है इसलिए 2 पावर बची है, यहाँ पे आपकी 2 पावर आ जाएगी और यहाँ x + 1 की क्यूब आ गई। अब आपका जो क्वेश्चन है वो स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया, समाकलन की स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब है इस रूप में आ गया, e की पावर x। अगर मैं इसको fx मानता हूँ और इसका अवकलन करता हूँ तो वो ये आएगा। तो जब क्वेश्चन इस रूप में हो, e की पावर x ब्रैकेट fx और f', फलन और फलन का अवकलन दोनों योग में हो और बाहर e की पावर x हो तो इसका समाकलन होता है e की पावर x fx। डायरेक्ट इस फॉर्मूले की मदद आप ले सकते हैं। तो आपका fx कौन हुआ, ये आपका fx हो, तो आपका आंसर हो गया e की पावर x इंटू fx, जो कि 1/x + 1 का होल स्क्वायर है। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आ गया हमारा समाकलन के गुणधर्म के ऊपर। समाकलन के गुणधर्म, जो भी गुणधर्म हम बात करने वाले, ये बहुत फेमस गुणधर्म है, इस पे एक क्वेश्चन जरूर बनता ही बनता है। इसमें आपको क्या करना होता है, x को हटाना होता है। आपका जो क्वेश्चन होता है उसको तो पहले आप i मान लेते हैं कि आपके समाकलन का मान i है, आपका जो भी समाकलन है इसका मान i है। तो 0 से पाई
एक्स साइन एक्स कोस स्क्वायर एक्स डी एक्स। ठीक है, इसको नाम देते हैं समीकरण नंबर 1। फिर आप क्या करते हैं, अपना गुणधर्म का इस्तेमाल करते हैं, x को बदलकर a प्लस बी माइनस एक्स करते हैं। गुणधर्म ये कहता है कि इसके समाकलन का मान चेंज नहीं होता। अगर आप ऐसा करते हैं तो इससे आपका समाकलन नहीं बदलता, उतना ही रहता है। तो हमारा a जो है वो 0 है, b हमारा पाई है, x की जगह x है, तो ये हमारा हो जाएगा पाई माइनस एक्स। तो हमें x की जगह पाई माइनस एक्स रखना है, तो x की जगह पाई माइनस एक्स रखा तो पाई माइनस एक्स, साइन पाई माइनस एक्स साइन एक्स ही रह गया, 1 प्लस कोस पाई माइनस एक्स, कोस पाई माइनस से सेकंड क्वाड्रेंट में होगा, सेकंड क्वाड्रेंट में कोस माइनस का हो जाएगा, लेकिन स्क्वायर है इसलिए माइनस हट जाएगा, ये वैसे का वैसे ही रह जाएगा, ये रह गया। ये आपका समीकरण नंबर 2 हो गया। फिर हम 1 और 2 का योग कर लेते हैं, समीकरण 1 प्लस 2 आई और आई 2 आई हो गया, और इससे क्या जोड़ने से आपका साइन एक्स 1 प्लस कोस स्क्वायर एक्स कॉमन आ जाएगा, एक्स और प्लस का एक्स कट जाएगा, पाई बच जाएगा, पाई नियतांक है जो कि बाहर आ जाएगा। आपका 0 से पाई, ऊपर हो गया साइन एक्स, नीचे हो गया 1 प्लस कोस स्क्वायर एक्स, जिसका समाकलन बहुत आसान है, हमें सिर्फ कोस एक्स को टी मानना है और आपका समाकलन डन हो जाएगा। कोस एक्स को आपने टी माना, कोस एक्स का अवकलन किया जो कि आ गया माइनस साइन एक्स डी एक्स बराबर डी टी। लिमिट चेंज कर दीजिए, आपका हो गया 2i बराबर पाई, और लिमिट चेंज 0, कॉस 0 का मान 1, ये 1 हो गया, कॉस पाई का मान -1, ये -1 हो गया। ऊपर आपका आ गया साइन एक्स की जगह माइनस डी टी, नीचे हो गया 1 प्लस टी स्क्वायर। ठीक है, फलन सम फलन है इसलिए आप लिमिट को 0 से कर सकते हैं, है ना। आप 0 पहले लिमिट को चेंज कर दीजिए, -1 से +1 कर दीजिए, माइनस का चिन्ह हटा दीजिए समाकलन के गुणधर्म से, तो लिमिट हो जाएगी -1 से +1। ये गुणधर्म कौन सा है, जो कहता है कि समाकलन की लिमिट a से b है तो उसको b से a कर सकते हैं, इससे आपको एक माइनस का चिन्ह मिलेगा, लेकिन वो माइनस और ये माइनस मिला के प्लस हो जाएंगे। अब आपका जो फलन है वो सम फलन है, आपका फलन सम फलन चाहे बिना सीधे भी कर सकते हैं, सीधे समाकलन कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। चलिए सीधा ही कर देता हूँ, ज़्यादा गुणधर्म नहीं लगाते। tan इनवर्स t, वैसे गुणधर्म आपको सीखने चाहिए क्योंकि इन पे एक सवाल पक्का आता है। पाई, फिर आप यहाँ रखेंगे tan इनवर्स 1 का मान π/4 माइनस tan इनवर्स -1 का मान -π/4, ये आ गया पाई इंटू π/2, पाई स्क्वायर बटा 2, और i का मान आप यहाँ से निकाल लेंगे तो i बराबर हो जाएगा आपका पाई स्क्वायर बटा 4, यह है पाई स्क्वायर बटा 4। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन थोड़ा सा छुप गया क्योंकि ये क्वेश्चन थोड़ा लंबा हो गया था, तो उस क्वेश्चन की जगह इसने खा ली। ये है 0 से π/2 log sin x। देखिए ऐसे क्वेश्चन काफ़ी लेंदी होते हैं, ये काफ़ी लेंदी क्वेश्चन है। ऐसे 4 समाकलन है, log sin x, log, इसके बाद में आपको मिलेगा log sin x और log cos x, ये दोनों सेम हो गए। log sin x और log cos x दोनों सेम हो गए। एक है log tan x log cot x जो कि सेम हो जाते हैं, log sec x log cosec x वो भी सेम हो गए। और ऐसे ही लोग में इक्के दुक्के छोटे छोटे और समाकलन जुड़े हुए हैं, जिसे आप चौथा टाइप कह सकते हैं। तो टोटल 4 टाइप के होते हैं, log sin x log cos x, इनका मैंने अलग से एक सेपरेट वीडियो बनाया हुआ है जिसमें मैंने आपको बताया हुआ है कि भाई ये जो log sin x log cos x log tan x log cot x, ये जो इस टाइप के log वाले क्वेश्चन होते हैं, डायरेक्ट आप आंसर याद रखिए, क्योंकि ये बहुत, अगर आप प्रूफ करने लगेंगे, इसको करेंगे तो काफ़ी लंबे होते हैं, ये काफ़ी लंबा इसका हिसाब किताब चलता है, इतना लंबा हम एग्जाम में नहीं कर सकते। अब ये क्वेश्चन वो है जो आपको आते भी हैं और अगर आपने पेपर में इनको किया तो आपको नुकसान भी होगा। अब बताइए, यहाँ तो ना थोकने जैसा होगा ना गिटने जैसा होगा, क्योंकि अगर आपने सोचिए इस क्वेश्चन को छोड़ा तो आपको आता है ये क्वेश्चन और आप छोड़ रहे हैं, और अगर आपने किया तो आपको कम से कम इसके अंदर 3 से 4 मिनट लगने वाले। तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है ऐसे क्वेश्चनों की, लंबे हैं। तो ऐसे क्वेश्चनों का आंसर याद करने के अलावा कोई विकल्प नहीं है, और आंसर रहता है -π/2 log 2। तो मैं ये कहूँगा कि आप जाके इनके आंसर याद कर लीजिए। ऐसे क्वेश्चन बहुत हैं, आप किसी भी IIT की अगर बुकलेट को उठाएंगे उसमें इन क्वेश्चनों के समाकलन डायरेक्ट लिखे हुए हैं, यार बच्चे डायरेक्ट इस्तेमाल करते हैं इनको जैसे आप बाकी रिजल्ट को इस्तेमाल करते हैं ना, जैसे sin x का समाकलन क्या होता है, cos x का समाकलन डायरेक्ट यूज करते हैं ना, प्रूफ थोड़ी करते हैं इनको प्रूफ थोड़ी करते हैं। x की पावर n का समाकलन क्या है, तो x की पावर n+1 बटा n+1 यही होता है ना, डायरेक्ट यूज करते हैं ना, या पहले प्रूफ करते हैं, नहीं करते ना। तो इसे भी आप फॉर्मूले के तौर पे ही माने, log sin x log cos x log tan x log cot x log sec x log cosec x, ये 4 चीजें, जितनी चीजें हैं log वाली, इनको एज ए फॉर्मूला यूज करिए आप, वरना इनको अगर व्युत्पन्न करने लग गए, क्योंकि फॉर्मूले हैं ये, अब आप इनको व्युत्पन्न करेंगे तो टाइम खा जाएंगे आपका ये, ठीक है ना। तो -π/2 log 2 हो जाएगा। अब थोड़ा सा आपको यहाँ ध्यान देना होगा, देखिए ये क्वेश्चन नंबर 6 है और जो मेरी आंसर शीट है
6 में आपको आंसर दिखा रखा है ए, ठीक है ना। तो यहाँ आप आंसर देखिए, आंसर दिखाया हुआ ए। अब ये आरपीएससी की पेपर में गलत आंसर लिया गया है इसका, या फिर प्रिंट करते टाइम जो टाइपिंग जिसने की उसने गलती की है, हो सकता है। अब इसका सही आंसर, अब चाहे कुछ भी दिया गया, उसका जो सही आंसर है वो -π/2 log 2, -π/2 log 2। अगर आपको कंफर्म करना है तो आप एनसीईआरटी के बुक में जाइए, ठीक है। एनसीईआरटी की बुक के अंदर एक्सरसाइज नंबर 7 पे जाइए, ठीक है। एक्सरसाइज 7 पे जो 7.11 एक्सरसाइज है, 7.11 एक्सरसाइज है, उसका एग्जाम्पल पे जाइए। एग्जाम्पल नंबर 37 है, वो देखिए, वो log sin x का ही है, log sin x का एग्जाम्पल है वो। 0 से π/2 log sin x dx। वहाँ जाके आप देख भी सकते हैं कि कैसे इसका आंसर इतना आता है, -π/2 बटा log 2। तो आप देख रहे हैं कि ज़्यादातर क्वेश्चन जो है वो एनसीईआरटी से ही पूछे जा रहे हैं। ये देखिए, ये भी एनसीईआरटी क्वेश्चन है, ये भी एनसीईआरटी क्वेश्चन है, और ये भी एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। ये जो है ये आरबीएससी का क्वेश्चन है। आरबीएससी की जो पुरानी बुक चलती है 2009 से पहले वाली, उसका क्वेश्चन है ये, और ये भी उसी का क्वेश्चन है। तो बहुत सारे क्वेश्चन, मैंने कहा ना 3 जगह हैं, 3 जगह से अलावा वो जगह ही नहीं बचती जहाँ से क्वेश्चन पूछे जाए। अब कहीं कहेंगे सर एसआर सैनी से पूछे जाते हैं, तो एसआर सैनी के पास अपने क्वेश्चन है ही नहीं। एसआर सैनी ने तो जो पुराने सालों में जो क्वेश्चन आए हुए हैं उनको इकट्ठा करके किताब बनाई है। तो अगर आप एसआर सैनी का कह रहे हैं, तो एसआर सैनी, अगर मान लीजिए मैं कल क्वेश्चन जो पुराने क्वेश्चन है, एनसीईआरटी क्वेश्चन है, आरबीएससी क्वेश्चन है, वो इकट्ठे करके एक बुक छाप दूं, फिर आप कहेंगे अमित जी की बुक से क्वेश्चन आए, तो अमित जी की बुक तो ओरिजिनल है ही नहीं, अमित जी तो एनसीईआरटी आरबीएससी को मिक्स करके बनाई है। तो वही समझिए, वही एसआर सैनी जो है वो अधिकतर क्वेश्चन जो है वो कहीं ना कहीं आए हुए क्वेश्चन है जिनको कलेक्ट किया गया, वो कलेक्शन है वो। चलिए अगले पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। तो आई बराबर, यहाँ पहले लघुत्तम ले लीजिए, कोट बट्टा साइन हो जाएगा, और यहाँ कोस बट्टा साइन, यहाँ साइन एक्स आ जाएगा, अंडर साइन एक्स, यहाँ लघुत्तम आ जाएगा, ऊपर चला जाएगा। तो आपका क्वेश्चन ये बन जाएगा। और इस क्वेश्चन के आंसर तो हर किसी को याद है, ये तो ना जाने आपने इस क्वेश्चन को कितनी बार देखा होगा। ये जो क्वेश्चन जब गुणधर्म पढ़ाते हैं तो सबसे फेवरेट क्वेश्चन यही होता है सबसे पहला, कि देखिए गुणधर्मों का इस्तेमाल करेंगे। अब क्या होगा पाए, अब हम जो भी गुणधर्म ऊपर इस्तेमाल किया था, x की जगह a + b - x रखेंगे, और ये जब रखेंगे तो π/6 + π/3 पाई हो गया, ये हो गया आपका π - x। तो x की जगह π - x रखना है, तो इन पर कोई फर्क पड़ेगा नहीं, क्योंकि cos π sin π - x, अच्छा लघुत्तम लेने π/2 हो जाएगा, सॉरी π/2 - x। ये हो गया हमारा π/3 यानी 60 डिग्री हो गया, 30 डिग्री दोनों मिला के 90 डिग्री। तो π - x रखें तो साइन बन जाएगा cos, cos बन जाएगा साइन, cos बन जाएगा साइन, साइन बन जाएगा cos। तो आपका ये गुणधर्म लगाते ही ये सेम चीज़ रहेगी, बस बदलाव ये आएगा π/6 और π/3, ऊपर आपका आ जाएगा cos x, और नीचे यहाँ आ जाएगा √cos x। जो cos है वो साइन बन जाएगा, जो साइन है वो cos बन जाएगा, और फिर ये आपका नंबर 2 बन जाएगा। ये नंबर 1 है, 1 और 2 को आप जोड़ेंगे, सब कुछ कट जाएगा। जब दोनों को जोड़ेंगे तो ऊपर नीचे लघुत्तम दोनों का सेम होगा, ऊपर अंडर साइन एक्स प्लस अंडर कोस एक्स आएगा, जो कट जाएगा, जो कि 1 आ जाएगा, dx का x आ जाएगा। तो π/6 π/3 π/3 माइनस π/6 घटाया, π/6 आ गया, और i बराबर आ गया π/12। ये आपका आंसर आ गया। ऐसे क्वेश्चनों का आंसर डायरेक्ट भी याद रखते हैं। डायरेक्ट आंसर होता है कि i बराबर होता है, ऐसे क्वेश्चन जो साफ है इनका आंसर होता है b - a, जो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट बटा 2, ये इनका आंसर होता है। i बराबर b - a बटा 2, ताकि आपका टाइम बचे, b - a बटा 2, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। इसमें आप 1/e की पावर -x है ना, उसे 1/e की पावर x लिख लीजिए, लघुत्तम ले लीजिए, लघुत्तम लेके ऊपर चला जाएगा, ये आपका e की पावर x ऊपर आ जाएगा, यहाँ नीचे e की पावर 2x हो जाएगा, +1 हो जाएगा, और dx हो जाएगा। लघुत्तम ले लिया आपने, e की पावर x को आप t मानिए, e की पावर x dx बराबर dt आ जाएगा, ये dt आ गया, ये t² +1 आ गया, ये आपका बन गया tan इनवर्स t, और t का मान e की पावर x, ये आंसर आ गया। क्लियर, खत्म, आंसर आ गया। अभी इस क्वेश्चन में थोड़ा सा खेल खेलने की कोशिश की है। इसमें समाकलन जो है, अब नॉर्मल क्या होता है, बच्चा रट के आता है, a की पावर x बटा लोगे। ये जो रटने वाले बच्चे हैं ना, उनके ऊपर प्रहार किया गया। रटने वाले, देखिए यहाँ पे x के सापेक्ष समाकलन नहीं है, यहाँ पे a के सापेक्ष समाकलन है। a की पावर x का समाकलन क्या होता है, a की पावर x बटा लोगे, होता है, बिल्कुल होता है, लेकिन कब होता है, जब x के साथ करते हैं। देखिए फर्क है दोनों बातों में। a की पावर x का समाकलन अगर x के साथ करते हैं तो ये आंसर होगा, लेकिन यहाँ पे इसने चर जो है वो a को बनाया, ना कि x को बनाया, तो चर a हुआ, a चर हुआ, तो चर नीचे है,
है ना, चर यहाँ है, तो आपके लिए क्वेश्चन बन गया एक्स की पावर एन का, क्योंकि चर तो नीचे है ना, आप ए के साथ कर रहे हैं, ए कहाँ है, नीचे, तो जैसे ये एक्स की पावर एन जैसा बन गया आपका, जिसके साथ समाकलन कर रहे हैं वो नीचे है, वो नीचे है तो ये घातांकी रूल बनेगा, और घातांकी रूल बनेगा तो ए की पावर में एक पावर जुड़ जाएगी, उतनी पावर का भाग लग जाएगा, आंसर ये हो गया। फर्क समझिए बेटा, जानबूझ के देखिए, कंपटीशन में हमेशा मैं कहता हूँ कंपटीशन में क्वेश्चन ऐसे नहीं डाले जाते जो आपको नहीं आते, क्वेश्चन ऐसे डाले जाते हैं जिसके बारे में आपको गलत फहमियाँ हो, गलत फहमियों का फायदा उठाए। अब इसे ए ऑप्शन में डाल दिया, बच्चा ए ऑप्शन में सीधा जाएगा, उसको लगेगा बहुत इजी क्वेश्चन आया, वो टिक करके बाहर आएगा, पता चलेगा गलत हो गया, क्योंकि समाकलन तो ए के सापेक्ष था, ना कि एक्स के सापेक्ष, हो गया। बस यही फायदा उठाना है, गलत करवाना ना क्वेश्चन, गलत करवाएंगे तो नेगेटिव मार्किंग आएगी, बच्चा पीछे जाएगा, बच्चा अगर वो छोड़ देगा तो नुकसान ही नहीं हुआ, उसको छोड़ देगा तो नुकसान नहीं हुआ, तो गलत फहमियाँ होनी चाहिए, ऐसे क्वेश्चन बनाए जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, यदि एक्स तथा वाई समकोण त्रिभुज के न्यून कोण है। देखिए समकोण त्रिभुज के जो दो न्यून कोण होते हैं, समकोण त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, तो चाहे त्रिभुज कोई भी हो, तीनों का योग 180 होता है, एक 90 होता है, तो बचे हुए दो कोणों का योग कितना होगा। ये आपका समकोण त्रिभुज है, इसमें से एक भाई साहब कह रहे हैं एक्स है, एक कह रहा है वाई है, और तीसरा 90 है ये, तो बचे हुए दोनों कोणों का योग कितना होता है 90, तो एक्स प्लस वाई का जोड़ कितना होगा 90, क्योंकि तीनों कोणों का योग 180 होता है, 180 में से ये 90 रह गया, तो बच गया दो, जो जो कोण बचे हैं उनका जोड़ 90, तो पाई/2 आ गया, तो यहाँ पाई/2 रख दीजिए, तो आपका सवाल बदल के हो गया साइन, यहाँ से x का मान या y का मान निकाल लीजिए, y का मान हो जाएगा पाई/2 माइनस एक्स, तो x माइनस y का मान पाई/2 माइनस बट्टा साइन पाई/2, साइन पाई/2 का मान 1, ठीक है। ये 2x हो गया, माइनस कॉमन निकाल लेते हैं, माइनस बाहर आ जाएगा, पाई/2 माइनस 2x, जो कि बन गया आपका cos 2x, cos 2x dx का हो जाएगा समाकलन sin 2x बटा 2 प्लस c। लेकिन आंसर जो है वो x माइनस वाई में दिया है, कोई बात नहीं, वापस एक x का मान वापस y में रख देंगे, एक x का मान वापस y में रख देंगे, एक x तो चाहिए क्योंकि आंसर में एक x तो आ रहा है, एक x नहीं आ रहा। तो ये क्वेश्चन को लिखने का जानबूझ के पहले क्वेश्चन को चेंज करवाया, फिर दोबारा से उस क्वेश्चन को y के पदों में ला रहा है, ताकि बच्चा जो बीच के स्टेप है वो सोचने पड़ जाए उसे कि कहाँ से आया कैसे आया। 1/2 साइन 2x को आप लिख लीजिए x प्लस एक्स, और ये जो x है इसका मान यहाँ से ले लीजिए पाई/2 माइनस वाई, यहाँ पे पाई/2 माइनस वाई प्लस, अब पाई/2 x माइनस वाई को थीटा मान लीजिए, तो पाई/2 प्लस थीटा, साइन पाई/2 प्लस थीटा बराबर होता है कॉस थीटा, ठीक है। कॉस वाला है नहीं, ये रहा कॉस वाला, तो आप कहेंगे सर नीचे तो साइन एक्स प्लस वाई आ रहा है, तो कोई बात नहीं, साइन एक्स प्लस वाई का मान 1 है, साइन एक्स प्लस वाई का मान 1 है, क्यों, क्योंकि साइन एक्स प्लस वाई 90 डिग्री के बराबर है, तो साइन 90 हो गया, और साइन 90 का मान कितना है 1, तो ये 1 के बराबर है, 1 आप कहीं भी लिख सकते हैं, तो 1 बट्टे में लिख लीजिए, 1 बट्टे में लिख के इसमें लिख लीजिए, हो गया। तो ये आपका बी आंसर हो गया। थोड़ा सा खेल खेला गया, अच्छा भी लगता है, होना भी चाहिए, थोड़ा खेल नहीं खेलेगा तो सीधा सीधा क्वेश्चन देगा तो हर कोई कर लेगा, तो कंपटीशन का तो मकसद यही है कि कुछ लोगों को चुना जाए। आइए अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। तो इस क्वेश्चन में आपको क्या करना है, देखिए थोड़ा सा तरीके से काम करना है, आपका आंसर आ जाएगा। इसमें खेल है ये पूरा का पूरा। देखिए समाकलन के क्वेश्चनों के बारे में एकदम दिमाग को क्लियर रखिए, ये बिना ट्रिक के नहीं होते, ये बिना ट्रिक के नहीं होते। हाँ अगर आप कहेंगे सर किताबों में कई क्वेश्चन सीधे हैं, तो किताबों में है वो सीधे, कंपटीशन में बिना ट्रिक के क्वेश्चन डालेगा ही नहीं, कुछ ना कुछ तो खेल खेलेगा ही खेलेगा। अगर क्वेश्चन में खेल नहीं खेलेगा तो हर कोई कर लेगा, और हर कोई कर लेगा तो फिर मेरिट कैसे डिसाइड होगी। तो ज़रूरी है कि मेरिट डिसाइड करने के लिए कुछ ऐसा हो जो कुछ ही बच्चे जानते हो। सारे बच्चे अगर उसको जानते हैं तो फिर वो काम का नहीं रहा। तो अब इस क्वेश्चन को देखिए, देखने में लग रहा है कि मानने का उनने कुछ नहीं बैठेगा, अभी फिलहाल कोई स्थिति नहीं है इसकी, लेकिन हल्की सी एक ट्रिक है जिसका अगर आपने सही से इस्तेमाल किया हो जाएगा। ऊपर से आप एक्स स्क्वायर कॉमन निकालिए, ऊपर से आप एक्स स्क्वायर कॉमन निकालिए, ऑब्वियसली बात है बट्टे में आ जाएंगे सारे, आने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, खुशी खुशी आने दीजिए, ठीक है। नीचे से यहाँ से इसमें से सिर्फ एक्स कॉमन निकालिए। अब आप कहेंगे सर किसी में तो आप एक्स कॉमन निकाल रहे हैं, किसी में आप एक्स स्क्वायर कॉमन निकाल रहे हैं। बेटा जैसे मैंने कहा कि ट्रिक का हिस्सा है, ट्रिक का हिस्सा है, अगर ऐसा मैंने नहीं किया तो ये समाकलन नहीं होगा, ठीक है। यहाँ से x की पावर 4 है, लेकिन मैं x की पावर 2 ही कॉमन निकालूंगा बाहर आके, जो कि x हो जाएगा, और अंडर रूट के अंदर हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर। अब ये मेरा x और ये कट गया। अब मैं नीचे वाले जो अंडर रूट है उसके अंदर थोड़ा सा और जो हिसाब किताब है वो बिठाऊंगा ताकि ये समाकलन बन जाए। इसमें से ऊपर से मैं माइनस कॉमन निकालना चाहूँगा एक बार,
1 माइनस 1/x² हो गया, ठीक है। नीचे एकदम सही है, एकदम सही है, कोई दिक्कत नहीं, x प्लस 1/x यही चाहिए था मुझे। नीचे इसमें मैं अब 2 जोड़ूंगा, देखिए नीचे है x² प्लस 1/x², हो सकता है आपको दिख ना रहा हो, x² प्लस 1/x², इसमें 2 जोड़ूंगा 2 घटाऊंगा, x² प्लस 1/x², 2 जोड़ने पर और 2 घटाने पर बराबर रहेगा। हाँ जी बराबर रहेगा। ऐसा क्यों किया, ताकि ये होल स्क्वायर बन सके, ये माइनस आपका बाहर, क्योंकि मैंने बाहर ले लिया, नीचे x प्लस 1/x, नीचे ये होल स्क्वायर बन गया, x प्लस 1/x का होल स्क्वायर, और इसको मैं √2 का होल स्क्वायर बना दूंगा, हो गया। अब नीचे वाले को t मानूंगा, x प्लस 1/x को, और इसका अवकलन यही होगा जो ऊपर है, x का 1/x का माइनस 1/x² dx बराबर dt। तो उससे ये माइनस बाहर है, ये पर हो गया dt, नीचे हो गया t √t² माइनस √2 का स्क्वायर। ये सेकंड वर्स का बन गया 1/a सेकंड वर्स। आप माइनस का चिन्ह साथ में ले रहे हैं तो कोसेक इनवर्स का, माइनस का चिन्ह साथ में ले रहे हैं तो कोसेक इनवर्स का, क्योंकि प्लस का चिन्ह लेते हैं तो सेकंड इनवर्स का ये समाकलन सेकंड इनवर्स का भी है, कोसेक इनवर्स का भी है। माइनस को साथ ले रहे हैं तो कोसेक इनवर्स, माइनस को साथ नहीं ले रहे हैं तो सेकंड इनवर्स। मैं माइनस को साथ ही ले रहा हूँ तो ये कोसेक इनवर्स हो गया, कोसेक इनवर्स t/√2, ये आंसर आ गया। क्लियर है, t का मान रख दीजिए। आइए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 ट्रिकी था, अच्छा खासा ट्रिकी था। क्वेश्चन नंबर 12, ये कोट इनवर्स है, कोट इनवर्स को पहले टेन इनवर्स में लिख लीजिए। टेन इनवर्स में लिखते ही ये उल्टा हो जाएगा, तो 1/x है, पलट के x/1 हो जाएगा, x/1 यानी x हो गया, हो गया। अब इस पर खंड से लगाने के लिए एक इसके साथ गुणा कर दीजिए, u और v का हिसाब किताब बिठाइए, इसको आप समाकलन में रखेंगे, इसको आप अवकलन में रखेंगे, क्योंकि टेन इनवर्स x का जो है वो समाकलन नहीं होगा, इसलिए इसको हमने अवकलन में रख लिया। तो सबसे पहले टेन इनवर्स x बाहर, क्योंकि u जो होता है वो बाहर होता है, v का समाकलन होता है, माइनस फिर u का अवकलन होगा, v का समाकलन होगा, ये u का अवकलन हो गया 1/1 प्लस x², v का समाकलन हो गया x एंड dx, ठीक है। इसको t मान लीजिए, 1 प्लस x² को t मानने पर x dx जो 2 आएगा मैं उधर ले जा रहा हूँ, dt/2, तो ये जाएगा x टेन इनवर्स x माइनस 1/2 आपका बाहर dt/t का log t, x टेन इनवर्स x माइनस 1/2 log t कौन है 1 प्लस x² प्लस c, ये आपका आंसर आ गया। क्लियर है, समझ में आएगी बात। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये आपका क्वेश्चन नंबर 12 था। क्वेश्चन नंबर 13 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 भी देखिए सीधा सीधा है, यहाँ पे π/4 से 3π/4 है, आपका x है, इसको हटाना पड़ेगा गुणधर्म की सहायता से। गुणधर्म भी वही, a के गुणधर्म जो होता है वो ज़्यादातर चलता है क्वेश्चनों में, वो है a प्लस b माइनस x रखना। इस समाकलन का जो भी है इसको आप i कह देंगे, बराबर i, और फिर एक और बन जाएगा, वो जाएगा a की जगह π/4, b की जगह 3π/4, π/4 प्लस 3π/4, पाई हो गया पाई माइनस x, तो x की जगह पाई माइनस x रखने पर तो ये जाएगा π/4, 3π/4, ऊपर हो गया पाई माइनस x, नीचे हो गया 1 प्लस साइन पाई माइनस x, जो कि आपका बन गया साइन x, कोई चेंज नहीं क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट साइन का ही होता है। अब दोनों को आप जोड़ देंगे, i और i 2i हो जाएंगे, ऊपर आपका x से x कट जाएगा, पाई आ जाएगा, पाई नियतांक है बाहर आ गया, ये हो गया 1/1 प्लस साइन x, ठीक है। अब 1 माइनस साइन x से ऊपर और नीचे गुणा करने पर ताकि समाकलन हो सके, 1 माइनस साइन x से ऊपर और 1 माइनस साइन x से नीचे, तो ऊपर हो गया 1 माइनस साइन x, नीचे हो गया 1 प्लस साइन x, 1 माइनस साइन x, 1 माइनस साइन स्क्वायर जो कि कोस स्क्वायर x हो गया dx। 2 को आप चाहे तो इधर भेज सकते हैं, π/2 हो जाएगा। अलग अलग करने पर समाकलन भी कर दीजिए, 1/cos स्क्वायर सेक स्क्वायर का समाकलन 10x माइनस साइन बटा कॉस 10 1/cos सेक 10x सेक x, इसका हो गया सेक x। अब आपकी लिमिट कितनी, π/4 से 3π/4, ये आप इसमें अप्लाई कर दीजिए, ये आपका आंसर आ गया। क्लियर है, कुछ ज़्यादा दिक्कत नहीं है। तो ये है आपका क्वेश्चन नंबर 13, तो इस तरीके से ये सॉल्व होगा। क्वेश्चन नंबर 14 पे आ जाते हैं। 14 वाला है महत्तम पूर्णांक फलन। अब महत्तम पूर्णांक फलन को थोड़ा सा रुक के और थोड़े से ठंडे दिमाग से काम करना पड़ता है, क्योंकि महत्तम पूर्णांक फलन 0 से 1 में 0 होता है, 0 से 1 से पहले
0 से 1 के बीच में 0 होता है, फिर 1 से शुरू करके 2 से पहले 1 रहता है, फिर 2 से शुरू करके 3 से पहले 2 रहता है। इस तरीके से वो पीछे की तरफ चलता है, ठीक है ना। आप इसे देखिए एक संख्या रेखा से, ये संख्या रेखा है, मैं यहाँ बनाता हूँ 0, ये 1, ये 2, ये 3। तो आपका महत्तम पूर्णांक फलन क्या रहता है कि 0 से शुरू करके 1 से पहले 1 से पहले 1 शामिल नहीं है, 1 से पहले 0 रहता है, फिर 1 से शुरू करके 2 तक 1 को शामिल करते हुए 2 से पहले तक ये 1 रहता है, फिर 2 को शामिल करते हुए 3 से पहले ये 2 रहता है, ठीक है ना। इस तरीके से ये काम करता है। तो हमें भी यहाँ पे हमारी लिमिट है 0 से 1.5 तक, तो हमें भी थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा यहाँ पे। देखिए मैं अगर 0 से स्टार्ट करता हूँ तो 0 से लेकर मैं 1 तक जाऊँगा, तो एक्स स्क्वायर, अगर x 0 से 1 के बीच में है, 0 से 1 के बीच में है, तो ऑब्वियसली बात है जो एक्स स्क्वायर होगा वो भी 0 से 1 के बीच में होगा। सही कह रहा हूँ, गलत कह रहा हूँ? बिल्कुल सही कह रहा हूँ, क्योंकि 0 का स्क्वायर 0 होगा, 1 का स्क्वायर 1 होगा। तो अगर मेरा x 0 से 1 के बीच में, तो मेरा एक्स स्क्वायर भी 0 से 1 के बीच में, और मेरा एक्स स्क्वायर का ही तो महत्तम पूर्णांक लगा हुआ है, तो महत्तम पूर्णांक कितना आएगा? 0 से 1 के बीच में 0 आएगा। तो 0 से 1 तक मेरा आंसर होगा 0। तो ये समाकलन टूट के बन गया, 0 से 1 तक होगा 0। दोबारा से समझिए, 0 से 1, अगर x का मान 0 से 1 के बीच में, क्योंकि मुझे 0 से लेकर 1.5 तक समाकलन करना है, तो पहले मैं इसको टुकड़ों में चलूंगा, 0 से 1 तक चलूंगा, तो 0 से 1 तक मेरा एक्स स्क्वायर भी 0 से 1 रहेगा, और 0 से 1 तक, क्योंकि मेरा फलन एक्स स्क्वायर है, तो एक्स स्क्वायर का मान मुझे देखना है। एक्स स्क्वायर का मान 0 से 1 के बीच में 0 ही आ रहा है, वो 0 आएगा, तो ये 0 आ गया, प्लस फिर 1 से लेके, अगर मेरा x का मान 1 से लेकर √2 के पहले है, तो मेरा स्क्वायर जो होगा वो 1 से लेकर 2 से पहले होगा, क्योंकि स्क्वायर में रूट हट जाएगा, तो 1 से 2 से पहले 2 से पहले आंसर आता है 1, तो अगला आंसर आ जाएगा 1। तो कहाँ से कहाँ तक? 1 से लेकर √2 तक मेरा आएगा 1। थोड़ा सा महत्वपूर्ण पूर्णांक के बारे में आपको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। अब √2 जो होता है वो 1.414 होता है, तो 1.4 आप आ चुके हैं, 1.5 यही है, तो √2 से लेकर 1.5 ही बचा। अब यहाँ पे 2 आएगा, क्योंकि यहाँ तक इसके बीच में 0 आ चुका, इसके बीच में 1 आ चुका, फिर अब 2 ही बचा, 2 आएगा। ये लीजिए, अब ये समाकलन हो जाएगा, क्योंकि 0 का तो 0 हो ही गया, 1 का x हो गया, x में √2 -1 आ गया, प्लस इसमें 2 बाहर, 1.5 - √2, ब्रैकेट खोल लीजिए, थोड़ा सॉल्व कर लीजिए, ये हो जाएगा 1.5 3 हो जाएगा, और 3 में से 1 गया 2, और ये आ जाएगा -√2 -√2। ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए महत्तम पूर्णांक आपको पढ़ना पड़ेगा, महत्तम पूर्णांक पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि मैंने अभी एक्स स्क्वायर पढ़ाया। हो सकता है कल सवाल में एक्स क्यूब आ जाए, कल सवाल में हो सकता है कि एक्स स्क्वायर मोड इसके बाहर आ जाए। सवाल कई तरीके से बन सकते हैं। महत्तम पूर्णांक जो है वो हॉट टॉपिक होता है समाकलन का। अब इस क्वेश्चन को मत देखिएगा, सिर्फ इतने को मत रट लीजिएगा कि ये आ गया, इसको ऐसे कर लेंगे, सर ने ऐसे से बताया, ऐसे रट लेंगे। इसके सैकड़ों वेरिएंट आपको मिल जाएंगे, जैसे कोविड के वेरिएंट थे ना, इसके सैकड़ों वेरिएंट आपको मिल जाएंगे। जैसे कुछ वेरिएंट दिखा देता हूँ मैं आपको। एक्स स्क्वायर का महत्तम पूर्णांक ये अलग चीज़ है, एक्स का महत्तम पूर्णांक का स्क्वायर ये अलग चीज़ है, एक्स की क्यूब का महत्तम पूर्णांक ये अलग चीज़ है, एक्स का महत्तम पूर्णांक अलग चीज़ है। तो बेटा ऐसे है, और ये देखिए यही नहीं है, अगर लिमिट को बदल दिया तो भी चीज़ें बदल जाएंगी, लिमिट को बदलने से भी चीज़ें बदल जाती है। तो इसका जो समझ है वो आपको पैदा ही करनी पड़ेगी। सिर्फ एक क्वेश्चन को या दो क्वेश्चन को सॉल्व करने से काम नहीं चलने वाला, क्योंकि क्वेश्चन में हल्का सा वेरिएशन करेगा सब कुछ कहानी बदल जाएगी। और कहानी नहीं बदलना चाहते हो तो कहानी को समझिए कि कहानी है क्या, तो ये आपको करना पड़ेगा, वरना हाथ ही मत डालिएगा, महत्तम पूर्णांक जो है हाथ जला देगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, इस क्वेश्चन पे आते हैं वापस। ये समाकलन वाला क्वेश्चन है, आपको एन की क्यूब जो है वो कॉमन निकालनी है, एन की क्यूब कॉमन निकालनी है। पहले भी फर्स्ट क्वेश्चन हमने यही किया था। जो सिग्मा है वो आपका बन जाता है समाकलन, ये आपका समाकलन हो गया। एन की क्यूब आप कॉमन निकालेंगे तो ये हो जाएगा आपका, देखिए ध्यान दीजिएगा, एन की क्यूब को निकालते एन की क्यूब, तो एक एन मैंने छोड़ दिया और तो 3 एन कॉमन निकले, एन क्यूब निकाला था, 2 एन इसके साथ दे दिए, r/n का स्क्वायर।
हिसाब दूंगा मैं आपको, पाई पाई का हिसाब दूंगा, पाई पाई का हिसाब दूंगा। ये देखिए ये रहा, अभी मैं सिग्मा में रहने देता हूँ क्वेश्चन को, 1 से लेकर 3n तक। ये देखिए एन क्यूब ये रहा, देखिए ये n रहा, ये आपका n स्क्वायर रहा, दोनों मिलाकर n क्यूब हो गए, उतना ही है। ठीक है, यहाँ n क्यूब ने कॉमन निकाला तो r क्यूब बटा n क्यूब हो गया, r क्यूब बटा n क्यूब को मैंने r बटा n की क्यूब कर दिया, +1 हो गया। अब समाकलन बन जाएगा, हाँ जी बन जाएगा। 1/n कितना बन जाता है dx, ये बन जाता है x, ये बन जाता है x, तो सवाल बन गया आपका x स्क्वायर ऊपर, नीचे हो गया x क्यूब +1 और समाकलन r का मान 1 से शुरू हुआ तो आपकी लिमिट बनती है r/n से, r का मान हुआ आपका 1/n, n का मान अनंत है तो ये हो गया 0, तो हो गया 0। आगे है 3n, तो 3n/n कट गया, 3 आ गया। ठीक है, नीचे वाले को t मानिए, x क्यूब +1 बराबर t, तो ये जाएगा x स्क्वायर dx बराबर dt बटा 3 को उधर भेज दिया, 1/3 x स्क्वायर की जगह आपका dt आ गया और ये t हो गया। लिमिट चेंज कर दीजिए, 0 पे 1 आया और 3 पे 27 और 28 हो गया, 28 आ गया। 1/3 log t, log t में log 28 माइनस log 1, log 1 की वैल्यू 0 तो 1/3 log 28। ठीक है, हो गया। चलिए अगले पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर, ये देखिए ये सारे क्वेश्चन आरबीएससी से हैं, सारे क्वेश्चन आरबीएससी से। आप आरबीएससी की बुक खोलिए पुरानी 2009 से पहले वाली, उसमें ये क्वेश्चन भरे पड़े हैं, उसमें पूरी एक्सरसाइज है, एक पूरी एक्सरसाइज है 6.1 इसी के ऊपर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये आपका है उसका एनसीईआरटी का क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आपका एनसीईआरटी का, एनसीईआरटी को खोलिए और उसकी जो विविध प्रश्नमाला है उसमें जाइए, उसमें आपको ये क्वेश्चन मिल जाएगा। तो सारे क्वेश्चन एनसीईआरटी आरबीएससी पुराने पेपर, बस इन्हीं से पेपर आ रहा है सारा, फिर भी कन्फ्यूजन है। चलिए थोड़ा सा खेल खेलना पड़ता है इस क्वेश्चन में, बाकी बड़े ही आराम से समाकलन हो जाता है। खेल क्या है, हल्का सा मामूली सा छोटा सा खेल, sin x + cos x को बाहर छोड़िए तो भैया रेस्ट कर, अंदर थोड़ा सा खेल खेलना, 1 माइनस sin 2x लिखने पर। देखिए बदला कुछ नहीं है, ब्रैकेट खोलिए वापस आप sin 2x पे आ जाएंगे, ब्रैकेट खुलेगा 1 से 1 कट जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, sin 2x आ जाएगा। आ गया, क्यों आ गया, बिल्कुल क्योंकि हमने कुछ बदला है ही नहीं, बस लिखने का तरीका बदला है, लिखने का तरीका बदला है, उससे कुछ फर्क पड़ता नहीं है। नीचे 1 की जगह मैं लिख दूंगा sin स्क्वायर + cos स्क्वायर माइनस sin 2x की जगह 2 sin x cos x, ये होल स्क्वायर बन गया, ये बन गया मेरा sin x माइनस cos x का होल स्क्वायर अंडर रूट के अंदर। sin x माइनस cos x को t मानूंगा, ऊपर वाला dt में आ जाएगा और ये मेरा बन गया sin इनवर्स t, t का मान है sin x माइनस cos x, ये आंसर आ गया। तो आप एनसीईआरटी का एग्जाम, एनसीईआरटी के क्वेश्चन सीधे पूछे जा रहे हैं, तो इनके तो हिंट ही आपके पास है, क्या करना है क्या नहीं करना। ये देखिए रिपीट क्वेश्चन आ गया, ये रिपीट है, रिपीट क्वेश्चन आरबीएससी से ही रिपीट हो रहा है शायद, ऊपर किया है हमने। ये रहा क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 जो 2011 में आया। बताइए, आरपीएससी अपने ही क्वेश्चनों को रिपीट कर रहा है, आरपीएससी अपने ही क्वेश्चनों को रिपीट कर रहा है। तो अगर आप आरपीएससी के क्वेश्चनों को भी निकालते हैं तो वहां से भी आपको 2-3 क्वेश्चन आरपीएससी के आपस के ही क्वेश्चन मिल जाएंगे, बताइए दूसरी जरूरत ही नहीं पड़ेगी आपको। कमाल है, मजा आ गया। इसको हम, ये महत्वपूर्ण पूर्णांक है, इसको हम तोड़ देते हैं 0 से 1, जब हम 0 से 1 के बीच में होंगे तो हमारा आंसर आएगा, आप 0 रख के देखिए, 0 रखने पर 1 आएगा और 0.1 रखने पर 0.9 आएगा। ठीक है, वहां तक 1 तक जाएंगे तो आंसर 0 से 1 के बीच में आएगा, 0 से 1 का मतलब 0 आएगा, प्लस 1 से 2 के बीच में यह आएगा आपका -1, और ये 0 का 0 हो ही गया, -1 बाहर, dx का x हो गया, 2 - 1 तो ये -1 आ जाएगा, ये आपका आंसर आ गया -1। अब ये क्वेश्चन जैसे मैं पहले बता चुका, महत्वपूर्ण पूर्णांक टेढ़े हैं भाई, बिल्कुल टेढ़े हैं। आप इनको नॉर्मल तरीके से, इनको मतलब सिर्फ काम नहीं चला सकते, या तो आप पूरा समझिए या बिल्कुल मत समझिए, या तो फिर छोड़िए इस खेल को, क्योंकि देखिए मैंने पहले बताया कि x है, -x है, 1 - x कर दिया, 2 - x कर दिया, खेल ही पूरा बदल जाता है। जैसे इसको धीरे धीरे मैं समझाने की कोशिश करता हूँ, थोड़ा टेढ़ा है, टाइम दीजिए मुझे, समझाना पड़ेगा इसको, मैं दूसरे एंगल से और आपको समझाता हूँ। देखिए y बराबर 1 - x है, x का मान आपने 0 से 1 के बीच में लिया, मान लीजिए 0 से 1 के बीच में लिया। अगर आपने x का मान 0 से 1 के बीच में लिया तो आप रख के देखिए, 0 से जब 0 रखेंगे तो 1 आएगा, 1 रखेंगे तो 0 आएगा, तो इसका मतलब y का मान 0 से 1 के बीच में आएगा, सही है, यानी आपके फलन का मान 0 से 1 के बीच में आ रहा है। ठीक है, फिर आप 1 से 2 के बीच में जब जाएंगे, x का मान 1 से 2 के बीच में जाएंगे तो देखिए क्या आता है, 1 रखेंगे तो 0 आएगा, 2 रखेंगे तो -1 आएगा, यानी -1 और 0 के बीच में आ रहा है,
-1 और 0 के बीच में आ रहा है, यानी 0 से 1 के बीच में जब x का मान 0 से 1 है तो आपका जो फलन है महत्तम पूर्णांक उसका मान भी 0 से 1 आ रहा है, और 0 से 1 के बीच में महत्तम पूर्णांक 0 होता है। 0 से 1 के बीच में 0 होता है, महत्तम पूर्णांक को याद रखिए, वो इस तरीके से चलता है। इसके बीच में 0 से 1 के बीच में वो 0 होता है, 1 से 2 के बीच में वो 1 होता है, 2 से 3 के बीच में वो 2 होता है, -1 से 0 के बीच में वो -1 होता है, ठीक है ना। तो जब आप x का मान 0 से 1 ले रहे हैं तो इसका मान होगा 0 से 1 के बीच में, 0 से 1 के बीच में होने का मतलब है 0 होगा, तो ये 0 आ गया। फिर x का मान अगर आप 1 से 2 के बीच में लेते हैं, x का मान अगर आप 1 से 2 के बीच में लेते हैं तो y का मान -1 से 0 के बीच में आता है, और -1 से 0 के बीच में महत्तम पूर्णांक का मान -1 आता है, तो ये -1 आ गया। अब 0 का समाकलन 0 खत्म, -1 बाहर, dx का x हो गया, लिमिट रखी, -1 आ गया। अगर आप इस तरीके से नहीं समझ पा रहे हैं इसको, इन दो तरीकों से नहीं समझ पा रहे, तीसरा तरीका और ले सकते हैं आप, महत्तम पूर्णांक को तोड़ने का तरीका। महत्तम पूर्णांक कहता है कि अगर x प्लस n है महत्तम पूर्णांक में, ध्यान दीजिएगा x प्लस n है और n पूर्णांक है, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं n प्लस महत्तम पूर्णांक x। n को आप बाहर निकाल सकते हैं महत्तम पूर्णांक से, और हमारा 1 जो है वो नियतांक है। 1 देखिए पूर्णांक है, पूर्णांक बाहर आ सकता है, सीधा डायरेक्ट बाहर आ सकता है, तो वो डायरेक्ट बाहर आने वाला नियम लगाया, ये डायरेक्ट बाहर आ गया और आपका माइनस का x अंदर रह गया, ठीक है, हो गया, ये लगा दिया। अब महत्तम पूर्णांक में एक रूल और कहता है कि अगर महत्तम पूर्णांक में माइनस का x है तो आप उसको माइनस बाहर निकाल सकते हो, लेकिन -1 हो जाएगा, बस शर्त ये है कि x पूर्णांक नहीं होना चाहिए। x पूर्णांक है ही नहीं, x 0 से 2 के बीच में चलेगा तो बहुत सारे दशमलव वाले मान आएंगे, ठीक है ना, तो पूर्णांक है भी नहीं। तो चलिए यहाँ से हो गया आपका, तो 1 आपका बाहर, 0 से 2 प्लस माइनस आपका बाहर, माइनस महत्तम पूर्णांक x -1 प्लस 1 कट गया, माइनस आपका बाहर, 0 से 2 महत्तम पूर्णांक x। अब महत्तम पूर्णांक x को आपको खोलना आता ही है, ये 0 से 1 के बीच में 0 होता है और 1 से 2 के बीच में 1 होता है। समाकलन करेंगे, 2 - 1 यहाँ 0 आ जाएगा, 2 - 1 1 आ जाएगा, 1 को माइनस मिलेगा, -1 आ जाएगा, ये -1 आ गया। तो ये थोड़े टेढ़े तो हैं, महत्तम पूर्णांक को पूरा स्टडी करिए तभी ऐसे क्वेश्चन जो है वो टैकल होंगे, वरना ये टैकल नहीं होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे आता है क्वेश्चन नंबर 19 पे। इसमें आप r² कॉमन निकाल लीजिए, r² बाहर आ जाए, सॉरी n² निकालना पड़ेगा, यहाँ आप n² कॉमन निकालिए, ठीक है। ये काम कर सकते हैं आप, n से जो है n से बाहर गुणा, n² से गुणा कर दीजिए, n² का भाग दे दीजिए, जो n² भाग में आएगा वो बट्टे में रह जाएगा, जो n² अंदर होगा वो अंडर रूट से बाहर आएगा, n हो जाएगा, और 1/n जो है वो आपका dx बन जाएगा। मैं ये कह रहा हूँ 1 से लेकर n तक मैं अंडर रूट के अंदर ही n² से गुणा कर रहा हूँ, n² का भाग दे रहा हूँ, ये लीजिए n² से गुणा n² का भाग। अब 1/n² बाहर आएगा जो कि dx बन जाता है, क्योंकि 1/n हो जाएगा, 1/n dx बन जाता है, और ये जो सिग्मा का चिन्ह है ये समाकलन का चिन्ह बन जाता है, हो गया अंडर रूट, ये आपका हो गया, एक n कट गया, r/n x बन जाता है, ये हो गया 2x - x² हो गया dx, 1/n dx हो गया। अब लिमिट होगी x बराबर r/n, r का मान 1 है, 1/n, n का मान अनंत, 1/अनंत यानी 0, फिर n/n जो कि 1 हो गया, ये 1 हो गया, ठीक है। ये पूर्ण वर्ग बन सकता है, बड़े ही आराम से बन जाएगा होल स्क्वायर, बस माइनस कॉमन ले लीजिए, ये होल स्क्वायर बन जाएगा, माइनस कॉमन लेते ही ये हो गया x² - 2x, फिर 1 जोड़ दिया, 1 हटा दिया, ठीक है, ये x - 1 का होल स्क्वायर बन गया, वापस माइनस अंदर दे दीजिए, ये प्लस का 1 हो जाएगा, थोड़ी सी जगह चाहिए, 0 से 1 x - 1 का होल स्क्वायर dx, ये आपका बन गया साइन इनवर्स वाला का समाकलन हो गया, साइन इनवर्स x - 1, और लिमिट है 0 से लेकर 1 तक, पहले 1 रखा तो ये हो गया साइन इनवर्स 0, 0 का 0, फिर 0 रखेंगे तो साइन इनवर्स 1, साइन इनवर्स -1 जो कि -π/2 हुआ, माइनस +π/2 हो गया, तो ये आपका आंसर आ गया π/2, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे आता है, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में f और g दो संतत फलन है और इस प्रकार से समाकलन पूछा गया, ये किसके बराबर है, ठीक है भाई, fx प्लस f माइनस एक्स gx माइनस g माइनस एक्स है, तो dx ये किसके बराबर है। आइए चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 के लिए थोड़ा सा स्पेस चाहिए होगा मुझे, मान लेते हैं ये समाकलन i के बराबर है, ये बराबर माना i के, -π/2 से लेकर π/2 तक fx, देखिए यहाँ पे कोई भी ये बातें नहीं बताइए कि विषम फलन है कि सम फलन है, तो वो ना तो बताई गई है, ना आपको जोड़ के चलना है आपको कि ऐसा कुछ दिया हुआ है, कुछ भी नहीं दिया हुआ, बस ये दिया हुआ है कि f और g संतत फलन है, ना कि ये कहा गया कि सम फलन है या विषम फलन है, तो वो चीज़ मत ऐड करिएगा, ठीक है।
ये आपको नंबर 1 इक्वेशन नंबर 1 बन गई। इक्वेशन नंबर 2 आप बना लेंगे आपके गुणधर्म जो कहता है कि x की जगह आप a प्लस बी माइनस एक्स रख सकते हैं, इससे आपका समाकलन चेंज नहीं होगा। तो a की जगह है आपका माइनस पाई बाई 2, बी की जगह है आपका पाई बाई 2 और माइनस एक्स, यानी पाई बाई 2 कट गया, ये आ गया माइनस एक्स। तो अगर x की जगह आप माइनस एक्स रख भी देते हैं तब भी आपका समाकलन एज इट इज़ रहेगा जो कि है। तो आपको x की जगह माइनस एक्स रख देना है इस क्वेश्चन में, जहाँ x है वहाँ माइनस का x रख दीजिए। तो f माइनस एक्स प्लस f माइनस माइनस प्लस एक्स g माइनस एक्स माइनस g प्लस एक्स और dx। तब भी समाकलन वही रहेगा जो पहले था। यहाँ से मैं माइनस कॉमन निकाल लेता हूँ, ये आगे आ जाएगा, ये पीछे चला जाएगा, ये आगे ये पीछे, माइनस कॉमन लेके माइनस बाहर आ गया, ये आपका माइनस बाहर आ गया, माइनस पाई बाई 2 से प्लस पाई बाई 2। और ये तो इनमें से किसी को आगे पीछे लिखूं कोई फ़र्क नहीं पड़ना क्योंकि बीच में प्लस का चिन्ह है। तो एफ एक्स को मैंने आगे लिखा, एफ माइनस एक्स को मैंने पीछे लिखा। ठीक है, यहाँ मैंने माइनस कॉमन लिया हुआ है जो कि बाहर आया हुआ है, अंदर हो गया जी एक्स माइनस माइनस जी एक्स और डी एक्स। ये समीकरण नंबर 2। अब हम 1 और 2 को जोड़ दें तो ये कट जाएंगे क्योंकि दोनों एग्जैक्टली सेम है। समीकरण 1 प्लस 2, दोनों में बस माइनस का अंतर है, दोनों को जोड़ने पर ये आ गया आपका 2i बराबर, ये आपका एज इट इज पूरा का पूरा सेम है, बस ये प्लस में है और ये आपका एग्जैक्टली माइनस में है। तो दोनों कट गए, बराबर आ गया 0, जिससे आपका i बराबर आ गया 0। ये लीजिए आंसर, समाकलन का मान 0 है। ये आपका आंसर है, ये आपका आंसर है। अब याद रखिएगा यहाँ पे जानबूझ के ये संतत फलन वाली बातें जानबूझ के लिखी है इसने कि बच्चा यहाँ पे संतत को सम पढ़ ले, क्योंकि कंपटीशन में तो ऐसा ही होता है, आपका दिमाग कहीं और ही चल रहा होता है। तो संतत को सम फलन पढ़ लेंगे, सम फलन पढ़ के वो माइनस प्लस 1 होते हैं, ये दोनों होते हैं, इस तरीके से वो उसका कुछ का कुछ ही कर जाएगा, जो दिया हुआ ही नहीं है पता नहीं क्या निकाल लेगा। तो वो जानबूझ के कंफ्यूज करने के लिए, जानबूझ के उस जो स्ट्रेस होता है आपके एग्जाम का, उसका फ़ायदा उठाने की कोशिश की गई है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है वाई एक्स बराबर 1 प्लस 2x प्लस 3x स्क्वायर। बेटा ये विस्तार जो है ये किसका है, पहचानते हैं आप? पहचानते हैं किसका विस्तार है? 1 प्लस 2x प्लस 3x स्क्वायर, ये विस्तार है 1 माइनस एक्स की पावर माइनस 2 का और dx। इसको बंद करके आप ये लिख सकते हैं। अब इसका समाकलन कर दीजिए। समाकलन क्या होगा? 1 माइनस एक्स की पावर माइनस 2 प्लस 1, जो कि माइनस 1 हो जाएगा, बट्टे -1। एक -1 हो रहेगा क्योंकि x के साथ -1 गुणांक है तो वो -1 प्लस समाकलन नियतांक c। तो आपका y बराबर हुआ माइनस माइनस प्लस 1/1 माइनस एक्स प्लस c। अब हमें दिया हुआ कि y x का मान जब 0 है तो y का मान भी 0 है, तो y का /मान भी 0 रख दीजिए और x का मान भी 0 रख दीजिए, इससे आपको c का मान मिल जाएगा। c का मान आया -1। अब आपका आंसर हो गया y(x) बराबर 1/1 माइनस एक्स और c का मान -1। लघुत्तम ले लीजिए, 1 माइनस 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 प्लस बट्टा 1 माइनस एक्स, 1 से 1 कट गया, x/1 माइनस एक्स। आपका बी आंसर हो गया। देखा, इस क्वेश्चन में क्या किया इसने, द्विपद प्रमेय का भी इस्तेमाल कर लिया, साथ में समाकलन का भी इस्तेमाल कर लिया। अगर आपको ये विस्तार नहीं पता है, अगर आपको ये विस्तार नहीं पता है तो आप इसका समाकलन नहीं कर सकते। अब आप कहीं सर बिना विस्तार के हो जाएगा, हम डायरेक्ट एक एक का समाकलन कर ले, तो कर लीजिए। एक एक का करना है तो भी कर लीजिए, तब भी आपको लास्ट में विस्तार लगाना ही पड़ेगा। एक एक का करने के बाद भी आपको, क्योंकि ये तो अनंत श्रेणी है, इसका विस्तार भी, इसका समाकलन भी अनंत ही होगा, वो भी अनंत श्रेणी आएगा। लास्ट में आपको बंद तो करना ही पड़ेगा, बिना बंद किए सॉल्व करने में दिक्कत आएगी। तो बंद, क्योंकि यहाँ पे भी देखिए, यहाँ पे भी अनंत के रूप में नहीं लिखा हुआ है, यहाँ भी बंद के रूप में लिखा हुआ है, तो बंद तो करना ही पड़ेगा आपको। चाहे पहले समाकलन करके पहले बंद कर लीजिए या समाकलन करने के बाद बंद करिए, करना तो पड़ेगा आपको। इस श्रेणी की पहचान तो आपको होनी चाहिए, नहीं पहचान होगी तो ये नहीं कर पाएंगे। और ऐसा इस बार फर्स्ट ग्रेड में भी पूछा गया, इस टाइप का क्वेश्चन फर्स्ट ग्रेड में भी, अभी 2022 में जो फर्स्ट ग्रेड हुई है उसमें भी ये क्वेश्चन ऐसा पूछा गया। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22। अब मुझे कई बार अपने जो टाइपिंग होती है उसमें गड़बड़ लगती है, क्योंकि log x इंटू log x है, तो शायद सही में यही क्वेश्चन है या कुछ और है, बड़ा मुश्किल हो जाता है बताना। तो कुछ गलतियां हो जाती है टाइपिंग के दौरान। और एक चीज़ और याद रखिएगा, कुछ गलतियां टाइपिंग के दौरान भी हो जाती है, कुछ पढ़ाते टाइम भी हो जाती है, तो उन गलतियों को नज़रअंदाज करिएगा, अपने स्तर पे उनको ठीक भी कर लीजिएगा। तो y बराबर, ये आपका क्वेश्चन बन गया log x का स्क्वायर, और इसके साथ में आप 1 मानिए गुणा में और खंड से लगाइए।
खंड में आप log x का स्क्वायर जो कि अवकलन में आप रखने वाले हैं, इसको आप u में रखने वाले हैं, इसको आप v में रखने वाले हैं, तो log x का स्क्वायर आपका बाहर रहेगा इंटू ये हो जाएगा आपका x, एक का हो गया x माइनस इसका हो जाएगा 2 log x, अवकलन करेंगे तब 2 log x और log x का हो जाता है 1/x, फिर एक का समाकलन x और dx, x कट गया तो ये आपका आ गया x log x का स्क्वायर माइनस 2। अब फिर log x का अवकलन करिए, log x के साथ 1 मानिए और समाकलन करिए, log x बाहर, एक का x तो x log x माइनस log x का अवकलन 1/x, एक का समाकलन x, x से कट गया, एक आ गया, एक का x हो गया प्लस c, ये आपका y आ गया। y बराबर आपका आया x log x का स्क्वायर माइनस 2 x log x माइनस माइनस प्लस 2x प्लस c का मान निकाल लीजिए क्योंकि हमें 1 2 पॉइंट दिया गया। 1 2 का मतलब है x का मान 1 है, y का मान 2 है। जब आप x का मान 1 रखेंगे तो y का मान 2 होगा, तो y का मान 2 और x का मान 1, x का मान 1 रखते log 1 का मान 0 होता है, तो ये हो गया 0 0 प्लस 2 प्लस c, 2 से 2 कट गया, c का मान 0 आ गया, तो ये आ गया। अब पूरे सवाल में आप c का मान 0 हो गया, पूरे सवाल में x का भाग दे दीजिए तो ये हो जाएगा y/x। इनमें से आप log x कॉमन निकाल सकते हैं, चाहे तो निकालना चाहे तो log x कॉमन, log x माइनस 2 और प्लस 2, ये आपका आंसर हो गया। अब प्लस 2 का आप इधर ले आइए, माइनस का 2 बन जाएगा और ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23 गलत है, टाइपिंग मिस्टेक है। क्यों दिख रहा है साफ कि fx बराबर x e की पावर x से समाकलन करना है, हम कर देंगे, समाकलन करना है हम कर देंगे, खंड से लगा देंगे, x को बाहर रख लेंगे, x को अवकलन में रख लेंगे, e की पावर x को समाकलन में रख लेंगे, तो अवकलन वाला बाहर, समाकलन वाले का समाकलन, e की पावर x का e की पावर x होता है, x का अवकलन 1, e की पावर x का समाकलन 1, e की पावर x और e की पावर x का दोबारा e की पावर x, ये लीजिए समाकलन हो गया प्लस c हो गया। अब क्वेश्चन में कह रहा है सिग्मा n है, सिग्मा n तो इसमें कहीं है ही नहीं, या तो n कहीं लिखना भूल गया, n था लेकिन लिखना भूल गया, अब कहाँ भूल गया, वो तो कहानी में पूरा का पूरा ही गड़बड़ हो गया। तो ये क्वेश्चन जो है वो आप प्लीज़ चेक कर लीजिएगा अपने स्तर पे, मुझे भेज दीजिएगा मेरे टेलीग्राम चैनल पे, मेरे टेलीग्राम नंबर पे मुझे मैसेज कर दीजिएगा इस क्वेश्चन को, मैं आपका इसको सॉल्यूशन हैंड रिटन जो है वो लिख के इसका सॉल्यूशन भेज दूंगा। ठीक है, और टेलीग्राम चैनल जो है वो है अमित कॉर्स एकेडमी। आपको यूट्यूब का जो डिस्क्रिप्शन है, डिस्क्रिप्शन में नीचे आपको लिंक मिल जाएगा मेरे टेलीग्राम चैनल का, आप वहाँ जाइए। ठीक है, या मेरे नंबर पे मुझे मैसेज कर दीजिएगा टेलीग्राम नंबर पे, तो मुझे मैसेज मिल जाएगा, या आप मेरे ऐप में जाके जो है वो भेज सकते, 3-4 जगह हैं आप, कहीं भी आप मेरे नंबर पे सीधा डायरेक्ट व्हाट्सअप कर दीजिए, टेलीग्राम कर दीजिए, या फिर आप मेरे ऐप पे जाइए और ऐप पे जाके जो चैट बॉक्स है उसमें वो क्वेश्चन की फ़ोटो खींच के डाल दीजिए, कैसे भी आप मेरे पास पहुँचा दीजिए, मैं आपका सॉल्यूशन पहुँचा दूँगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन देखिए पहले भी मैं बता चुका हूँ कि ये आरपीएससी के फेवरेट क्वेश्चन है, बहुत पसंद है आरपीएससी को ऐसे क्वेश्चन डालना, कुछ कॉमन निकालना, बट्टे में बनाना, फिर इसको टी मानना, डीटी में आना, प्रतिस्थापन टाइप के क्वेश्चन होते हैं, ये बड़े पसंदीदा क्वेश्चन है, बड़े सिंपल भी होते हैं। अगर आपको की मिल गई इस क्वेश्चन की तो 1 सेकंड में ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। जैसे देखिए x की पावर 6, x की पावर 5/2, 7/2, दोनों का जोड़ करेंगे तो 6 आएगा। देखिए इन दोनों का जोड़ 6 आएगा, जोड़ लीजिए, 7/2 और 5/2 कितना होता है, 12/2, 12/2 कितना होता है, 6 तो ये रहा। तो बस अब आपको x की पावर 6 कॉमन निकालना और आपका सवाल हो जाएगा। ये x की पावर 6 कॉमन निकाली, ऊपर x की पावर 5/2 है, एक बार थोड़ी देर बाद में काटेंगे इसको। 5/2 आपने x की पावर 6 कॉमन निकाल ली, यहाँ x की पावर 6 की जगह 1 आ गया, x की पावर 7/2 के नीचे x की पावर 6 आएगा, तो x की पावर 6 में से 7/2 गया, तो ये बच गया x की पावर 5/2, बच गया। इवन ये नहीं बचा, अब और देखिए 6 में से 5/2 गई 7/2, तो आपको पूरा सवाल उसी तरीके से दिखने लग जाएगा, 7/2 प्लस 1/x की पावर 5/2। इस टाइप के क्वेश्चन जो है, इसलिए मैंने कहा था कि जो 6 पावर है वो टूट के 7/2 5/2 बनेगी, क्योंकि 5/2 7/2 का जोड़ 6 है। तो जैसे आप x की पावर 6 निकालेंगे पूरा सवाल 5/2 7/2 में बदल जाएगा। इवन इतना ही नहीं बदलेगा, इसको आप टी मानिए, dt भी आएगा। देखिए इसको टी मानिए, 1/1 प्लस x की पावर 5/2 को आप टी मानिए, टी मानेंगे, अवकलन करेंगे, 1 का 0 और -5/2 आगे, -5/2 में 1 कम जो कि 7/2 हो जाएगा, नीचे आके प्लस का 7/2, dx बराबर dt। इसको उधर भेज दीजिए, 1/x की पावर 7/2
dx बराबर माइनस का 2/5 dt, माइनस का 2/5 बाहर, ये आ गया dt/t, माइनस का 2/5 dt/t यानी log t, t का मान वापस रख दीजिए, इसका लघुत्तम लेके लिख दीजिए सीधा x की पावर 5/2 बट्टे प्लस 1 बट्टा x की पावर 5/2 प्लस c। लेकिन हमारा जो आंसर है उसमें x की पावर b/1 जो है वो नीचे आ रहा है, हमारे में 1 ऊपर आ रहा है, कोई बात नहीं, -1 को पीछे ले जाइए, -1 पावर है, पावर लोग में पीछे चली जाती है, सिर्फ -1 को ले जा रहा हूँ, 2/5 को नहीं ले जा रहा हूँ, कि 2/5 नहीं है पावर पे कहीं पे, 2/5 को अपने पास ही रख रहा हूँ, सिर्फ माइनस को उधर भेज रहा हूँ, माइनस जाते ही पावर माइनस की हो जाएगी, माइनस की पावर को प्लस की करने के लिए पलटना पड़ता है, 5/2 ऊपर बट्टा 1 प्लस x की पावर 5/2 नीचे, माइनस की पावर होती है तो प्लस कैसे होती है, पलट देती है, पलट गया। अब ये है आपका जो लोग के बाहर खड़ा है वो आपका a है, लोग के बाहर खड़ा है वो a है, और जो x के ऊपर है वो b है, तो आपका a तो हुआ 2/5, a हुआ आपका 2/5 और b हुआ आपका 5/2। अब ये हमसे पूछ रहा है कि a गुणा b करिए, हमसे a गुणा b करवा रहा है, कर लीजिए a और b की गुणा, a और b की गुणा करने से 5 से 5 कट गया, 2 से 2 कट गया, 1 आ गया, ये आपका आंसर हो गया। क्लियर है? 25 पे आ जाइए। 25वां क्वेश्चन है कि a जो है वो मैट्रिक्स है x x x x, x का मान 0 से 1 के बीच में है, a की पावर n बटा फैक्टोरियल n, ठीक है भैया, a की पावर n करनी है, फैक्टोरियल n करना है, और e इसके बराबर आएगा, फिर आपको इससे आपको f और g का मान निकाल लेना है, फिर f/g करके समाकलन करना। भाई क्या करवाया यार, इतना बड़ा क्वेश्चन करवाया किसी ने, ये तो मतलब आईआईटी का क्वेश्चन उठाए हैं, ये क्वेश्चन तो आईआईटी का है, क्योंकि आईआईटी ऐसे फालतू फालतू चीज़ें करता है, मैट्रिक्स को और अवकलन को और समाकलन को और द्विपद प्रमेय को और सबको मिक्स करके जो क्वेश्चन बनाता है वो सिर्फ आईआईटी है। तो भाई ये तो आईआईटी का क्वेश्चन है, आप जाके देखिए कहीं ना कहीं आईआईटी में आपको मिल जाएगा। आरपीएससी तो ऐसे नहीं बनाती, और आरपीएससी तो कभी बनाती नहीं, आरपीएससी तो उठाती है, तो ये उठाए हुए हैं, ठीक है, नाम वहाँ बदलती होंगे वो एक अलग बात है, लेकिन आरपीएससी के पास ओरिजिनल क्वेश्चन नहीं होते। आप देखिए चाहे अधिकतर क्वेश्चन उठाए हुए कहीं ना कहीं, हाँ हो सकता है आपको नहीं पता हो या आपको नहीं मिला हो कहीं सोर्स, लेकिन ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन वो घर बैठ के बना रहे हैं, ऐसा नहीं होता है। सारे क्वेश्चन कहीं ना कहीं से गुप्त जगह से उठाए जाते हैं। तो इसके लिए थोड़ा सा स्पेस हमें चाहिए होगा, थोड़ा स्पेस बनाते हैं। चलिए नीचे चलते हैं, यहाँ से लेते हैं, यहाँ स्पेस है। क्वेश्चन नंबर है ये 25। तो देखिए ए आपको दिया हुआ ही है, ए बराबर है, ए जो है वो मैट्रिक्स है जो कि आपकी x x x x x है। तो अगर मैं इसका ए का स्क्वायर करूं तो ऑब्वियसली बात है ये आ जाएगा मेरा 2x स्क्वायर 2x स्क्वायर 2x स्क्वायर 2x स्क्वायर, ठीक है। अगर मैं ए क्यूब करूं तो x a स्क्वायर को मुझे a से गुणा करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा मेरा 2 2 4 4x क्यूब 4x क्यूब 4x क्यूब 4x क्यूब और 4x क्यूब आ गया। अब मैं अगर a की पावर 4 करूं, क्योंकि मुझे a की पावर n चाहिए, तो मैं ये करूंगा तो ये आ जाएगा 8x की पावर 4 8x की पावर 4 8x की पावर 4 8x की पावर 4। अब मैं पकड़ पा रहा हूँ कि कहानी क्या चल रही है। थोड़ा सा मैं इसको ठीक कर लेता हूँ, 2 से गुणा और 2 का भाग देने पर अंदर 2 से गुणा करने पर ये 16 हो जाएंगे, 16x की पावर 4 16x की पावर 4 16x की पावर 4। अब मैंने इसे 2 से गुणा और 2 का भाग क्यों दिया, क्योंकि देखिए बड़ा ही प्यारा सा सिस्टम बन जाएगा। 1/2 16 जो है वो 2 की पावर 4 है, तो मैं इसको लिख सकता हूँ 2x की पावर 4 2x की पावर 4 2x की पावर 4 2x की पावर 4 और 2x की पावर 4। तो मुझे सीधा सीधा समझ में आ रहा है कि भैया अगर a की पावर 4 है तो 1/2 वो सब 2x की पावर 4 होंगे। इसका मतलब a की पावर n क्या होगा, a की पावर n होगा 1/2, अंदर सब होंगे 2x की पावर n, ये आएगा। और मुझे a की पावर n चाहिए, क्यों चाहिए, क्योंकि सिग्मा a की पावर n बटा फैक्टोरियल n निकालना है। तो a की पावर n का मान रख दीजिए, अब आपके पास है, वो हो जाएगा 1/2 2x की पावर n 2x की पावर n 2x की पावर n 2x की पावर n, और इन सब में फैक्टोरियल n को सब में अलग अलग कर दीजिए, सिग्मा को भी अलग अलग कर दीजिए। 1/2 बाहर, ये मैट्रिक्स होगी, मैट्रिक्स 2x की पावर n बट्टा फैक्टोरियल n सिग्मा 2x की पावर n बट्टा फैक्टोरियल n सिग्मा 2x की पावर n बट्टा फैक्टोरियल n सिग्मा 2x की पावर n बट्टा फैक्टोरियल n, और ये बन गया e की पावर 2x का फॉर्मूला। लेकिन बस थोड़ा सा रुक जाइए, यात्रीजन कृपया ध्यान दें,
थोड़ी सी गड़बड़ है यहाँ पे, जल्दबाजी मत करिएगा, जल्दबाजी करते ही गड़बड़ हो जाएगा। देखिए जो विस्तार होता है e की पावर x का, अगर हम e की पावर 2x का विस्तार भी लें तो e की पावर 2x का विस्तार हो जाएगा 1 + 2x बट्टा 2x का स्क्वायर बट्टा फैक्टोरियल 2, 2x की पावर क्यूब बट्टा फैक्टोरियल 3 एंड डैश 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 है। इसमें क्या होता है, सिग्मा शुरू होता है 0 से, n बराबर 0 से, तो 2x की पावर n बट्टा फैक्टोरियल n 0 से स्टार्ट होता है, लेकिन यहाँ पे n जो है वो प्राकृत संख्या है, यानी 1 से स्टार्ट है, तो 1 से स्टार्ट है तो ये वाले पद से स्टार्ट होगा, ये वाला पद नहीं आएगा, बिना इसके आए e की पावर 2x नहीं हो सकता। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इनमें इनको एक गिफ्ट कर देंगे और एक थोड़ी देर बाद में वापस ले लेंगे, ताकि ये e की पावर 2x, अब सोच लीजिए एक काम करिए, एक को इधर ले आइए, एक ऐसे कर लेते हैं, ऐसे समझौता कर लेते हैं, e की पावर 2x - 1 इतने का विस्तार हो जाएगा, ये हो जाएगा e की पावर 2x - 1 का विस्तार, बस प्रॉब्लम खत्म। ठीक है, e की पावर 2x - 1। देखिए छोटी छोटी बातें बताइए, कितना किस लेवल का क्वेश्चन दिए, किस लेवल का क्वेश्चन दिए, भूल गया कि आरपीसी का पेपर बना रहा है, या फिर ये पेपर तो भैया आरपीसी का ही नहीं, ये पेपर आईपीसी आईआईटी मैन का भी नहीं है, ये पेपर तो आईआईटी एडवांस तक ले गए, और आईआईटी एडवांस में भी थोड़ा थोड़ा डाउट हो रहा है कि वहाँ पे भी ऐसा है या नहीं है, या वहाँ से भी पार निकल गए। बराबर में है आपका fx - 2 gx। अभी कौन सा खत्म हो गया, अभी भी चल रहा है, अभी भी चल रहा है भाई। तो ऐसे सवालों को तो देखते ही छोड़ देना चाहिए, करने का तो सवाल ही नहीं उठता। यहाँ से आप fx का मान निकालिए, तुलना कीजिए, तुलना करेंगे तो ये आपका fx - 2 के बराबर आएगा, 2 यहाँ जाएगा तो fx आपका हो जाएगा e की पावर 2x + 1, ये आपका fx आ गया, gx आपका आ गया e की पावर 2x - 1। और अब हमें जो करना है क्वेश्चन में वो है fx gx बटा fx का समाकलन, gx ऊपर रखना है, fx नीचे रखना है, समाकलन करना है। बताइए, और भी करवा रहा है, थोड़ी बहुत भी लज्जा नहीं है। देखिए अब gx को ऊपर, यानी e की पावर 2x - 1 e की पावर 2x + 1। अब यहाँ पे जाके हमारे एनसीईआरटी का सवाल बन गया। एनसीईआरटी के 7.2 जो एक्सरसाइज है, 7.2 का शायद 18वां क्वेश्चन है, 18वां या 20वां क्वेश्चन होगा, एग्जैक्टली मुझे पूरा याद तो नहीं है, लेकिन 7.2 जो एनसीईआरटी है उसका 18वां या 20वां क्वेश्चन है। अब बताइए, यहाँ जाके एनसीईआरटी शुरू हुई है, इससे पहले क्या चल रहा था, e की पावर x कॉमन लीजिए, ऊपर नीचे कट कर दीजिए, e की पावर x -1/e की पावर x आएगा, जो कि e की पावर -x हो जाएगा, बट्टा e की पावर x + e की पावर -x dx। अब नीचे वाले को t मानिए, e की पावर x + e की पावर -x बराबर t, और भाई ये dt में आ जाएगा, e की पावर x - e की पावर -x dx बराबर dt। तो ये log t समाकलन हो जाएगा इसका, प्लस समाकलन नियतांक c। अब बताइए भाई, बोलिए क्या कहेंगे सवाल के लिए। बहुत बुरा ही कहूँगा, अच्छा तो नहीं कहूँगा। ऐसे क्वेश्चन कोई डालने के होते हैं, अरे डालने के नहीं होते, एक्चुअली ये आप लोगों के लिए बनते ही नहीं है। ये तो होता है कि जब आप एग्जाम दे के बाहर जाएं और अपने टीचर को कुछ पूछना हो बढ़िया सा, तो ये आपके लिए, ये गिफ्ट है आपके लिए, मतलब रिटर्न गिफ्ट है। जब आप रिटर्न करके जाएं क्लास से बाहर निकले, तो ये 2-3 सवाल आप ले जाइए और अपने टीचर को दीजिए कि सर मैं तो परीक्षा दे आया, अब आप इनको ट्राई करिए। क्या करें बताइए, हाइए से चलिए 1 से 2 के बीच में हमें, अब देखिए पिछली बार ये जो स्क्वायर था भाई साहब बाहर थे, अब भाई साहब अंदर चले गए। ऐसे बेईमानियाँ करते हैं महत्तम पूर्णांक फलन वाले, ऐसे ही बेईमानियाँ करते हैं, कभी अंदर पावर रखते हैं, कभी बाहर पावर रखते हैं, कभी 2x कर देंगे, कभी 3x कर देंगे, यही खेल खेलेंगे। तो इस महत्तम पूर्णांक को समझ लीजिए, एक क्वेश्चन तैयार हो जाएगा। महत्तम पूर्णांक फलन को समझ जाइए अच्छे से, एक क्वेश्चन तैयार है। तो देखिए मैं 1 से लेकर √2 तक समाकलन, 1 से √2 तक 1 आएगा, क्योंकि 1 से लेकर √2 के बीच में, 1 से 2 के बीच में आएगा, 1 से 2 के बीच में आएगा मतलब 1 आएगा। फिर √2 से लेकर √3 के बीच में, ये 2-3 के बीच में आएगा, 2-3 के बीच में मतलब 2 आएगा। √3 से लेकर 2 तक ये आएगा 4, 3 से 4 के बीच में आएगा, 3 से 4 के बीच में मतलब 3 आएगा। ये लीजिए हो गया आपका dx का x हो गया, √2 - 1 यहाँ आ गया, प्लस 2 बाहर, √3 - 2, 3 बाहर, 2 - √3। बस सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर आपको मिल जाएगा। चलिए ये क्वेश्चन तो रिपीट हो गया, रिपीट क्वेश्चन। थोड़ी देर पहले कोट के नाम पे था, आज 10 के नाम पे आ गया, क्या फर्क पड़ता है। रिपीट कहाँ, रिपीट कौन सा रिपीट, चलिए ऊपर दिखाता हूँ। ये देखिए ये रहा क्वेश्चन नंबर 7, जो कि आरपीसी 2011 में आया हुआ है। वहाँ कोट एक्स था, बस यहाँ 10x था, तो लाज बच गई, एकदम रिपीट नहीं किया सर। देखिए कोट को 10 किया है, तो सेम टू सेम रिपीट नहीं हुआ है। 2011 का क्वेश्चन
2018 में रिपीट कर दिया। बताइए आरपीएससी भी अपने आप की नकल मार रही है, तो फिर हम कैसे उम्मीद करेंगे जो और क्वेश्चन है वो नकल मारे हुए नहीं है, खुद के क्वेश्चन है। 2018 में 2011 उठा लिया, तो सोचिए बाकी क्वेश्चन कहाँ से आते होंगे। दिमाग लगाइए, जवाब मिल जाएगा। तो उसी तरीके से तैयारी करेंगे तो सीधा टारगेट पर निशाना लगेगा। चलिए, क्वेश्चन बहुत थे, बहुत सारे क्वेश्चन थे, हमने सारे क्वेश्चन किए। इक्का क्वेश्चन एक क्वेश्चन था वो मिसप्रिंट था तो वो रह गया, बाकी सारे क्वेश्चन हो गए। तो बहुत अच्छा टॉपिक था, लंबा होता है, कॉम्प्लिकेटेड होता है। देखिए, इससे एक शिक्षा ले लीजिए, यहाँ पे एक शिक्षा ऐड कर देता हूँ आप लोगों के लिए कि शिक्षा ये है, मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि समाकलन के क्वेश्चन अगर सीधे सीधे दिखें तो ट्राई करिएगा, सीधे ना दिखे तो छोड़ के आगे निकल जाइएगा, वरना अटैम्प्ट करने का बहुत पछतावा होगा एग्जाम हॉल से बाहर निकलने के बाद में। इतना बड़ा पछतावा होगा कि अगले 3 साल तक आप पछतावा करते रहेंगे जब तक नई वैकेंसी नहीं आ जाती। इतना बड़ा पछतावा होगा। तो इसलिए समझदारी ही एकमात्र उपाय है ऐसी चीज़ों से बचने का। क्वेश्चन दिखे कि कॉम्प्लिकेटेड है, अटपटा है, ये देखिए देखते ही समझ में नहीं आ रहा, करने के बाद तो कहाँ से समझ में आएगा। तो दूर हो जाइए, भाग जाइए इससे, आगे बढ़िए। बहुत क्वेश्चन है, 150 क्वेश्चन है, 149 और भी वेट कर रहे हैं आपको। ठीक है, चलिए, उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक आपको समझ में आया होगा, बहुत बढ़िया लगा होगा। अच्छा लगा हो तो अपनी राय दीजिएगा और बताइए कमेंट सेक्शन में, ताकि हम इसको और भी अच्छे से और भी बेहतर तरीके से कर सकें। हाँ, एक चीज़ और ध्यान रखिए, कई बच्चे यहाँ बोलते हैं कि सर गलतियाँ रह गई, ये उसमें आपने ए ऑप्शन बता दिया, बी ऑप्शन बता दिया। देखिए बेटा, ऑनलाइन में ये गलतियाँ रहेगी। जब आप ऑफलाइन में होते हैं तो आप गलती से जब आप पढ़ा रहे होते हैं तो आपका ध्यान होता है समझाने के ऊपर, तो समझाने के ऊपर होता है तो कई बार आपका हाथ आपका साथ नहीं देता, तो आप 2 की जगह 3 लिख बैठते हैं, या प्लस का सी लिखना भूल गए या माइनस लिखना भूल गए, कुछ ऐसा हो जाता है, क्योंकि आपका ध्यान होता है समझाने पे, आपका ध्यान होता है समझाने पे ध्यान होता है, तो हाथ थोड़ा सा धोखा दे जाता है, तो कुछ का कुछ लिखा जाता है। ठीक है, ये समझाने की वजह से होता है। अब ऑफलाइन में तो क्या होता है कि बच्चा सामने बैठा हो तो हाथों हाथ कहता है सर देखिए वो आपने 2 की जगह 3 लिख दिया, सर वो देखिए 3 की जगह वो आप लिखना भूल गए, तो हाथों हाथ ठीक हो जाता है। अब ऑनलाइन में क्या होता है कि बंदा खुद ही बना रहा होता है, खुद ही समझा रहा होता है, तो ये गलतियाँ होती तो रह ही जाती है। फिर बाद में आप कहते हो सर ये गलतियाँ होगी, तो रह गई। अगर आपको गलती पकड़ में आ गई है तो बहुत बढ़िया बात है, आप ठीक कर लीजिए अपने स्तर पे, क्योंकि मैं वीडियो को दोबारा उठाऊंगा, फिर ठीक करूंगा, फिर अपलोड करूंगा, तो पॉसिबल नहीं है। तो कुछ गलतियाँ रह गई है तो थोड़ा सा बर्दाश्त करिए, क्योंकि ऑनलाइन मोड पे ऐसा होता है, सामान्य बात है। ऑफलाइन में भी होता था, लेकिन हाथों हाथ करेक्ट हो जाती थी, ऑनलाइन में हाथों हाथ करेक्ट हो नहीं सकती। इवन करेक्ट क्या है, करेक्ट करने का मकसद क्या है, आपको गलती का एहसास हो गया, बस यही तो चाहिए था। ठीक है, चलिए, उम्मीद करता हूँ कि मेरी बात आपको पूरी समझ में आई होगी अच्छे से। धन्यवाद।